दूसरे युद्ध के केवल 6 घंटे बाद ग्रेट सॉन्ग राजवंश ने पहले ही ये हुआन की टीम के हाथों सैकड़ों लोगों को खो दिया था। यदि महान सांग राजवंश में 300 लोग होते तो अब उनके पास केवल 200 होते। यदि ऐसा कुछ और बार हुआ तो ग्रेट तांग राजवंश आसानी से जीत सकेगा। इस समय आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। जंगल के एक निश्चित हिस्से में तांग तियान की 6 लोगों की टीम झाड़ियों में छिपी हुई थी। ये हुआन, क्या आप रात में दुश्मन का पता लगा सकते हैं? तांग तियान ने धीरे से पूछा। आसमान में अंधेरा होने के बाद जंगल में कीड़ों की कई आवाजें आ रही थीं। तांग तियान ने अनुमान लगाया कि ये हुआन ने यह निर्धारित करने के लिए अपने कानों पर भरोसा किया कि आसपास दुश्मन है या नहीं। हालांकि उन्होंने गलत अनुमान लगाया। ये हुआन ने अपने कानों पर भरोसा नहीं किया। हाँ, ये हुआन ने सिर हिलाया। यह अच्छा है। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती है तो हमें 3 दिनों के भीतर इस लड़ाई को समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए, तांग तियान ने संतोषजनक ढंग से कहा। हालांकि इस समय वहां लोग आ रहे हैं, उनमें से लगभग 10, ये हुआन ने अचानक धीरे से कहा। सचेत रहें और योजना के अनुसार कार्य करें। आधे मिनट बाद 10 आकृतियां ये हुआन की दृष्टि में प्रवेश कर गईं। हालांकि यह रात थी, छाया तेंदुए के खून ने उसे रात की दृष्टि प्रदान की ताकि वह स्पष्ट रूप से देख सके। ये निर्णायक गीत नहीं है। किसी ने हमारा पीछा नहीं किया, ये हुआन ने धीरे से कहा। तांग तियान ने पहले उसे निर्णायक गीत का चित्र दिखाया था ताकि वह उसे पहचान सके। ऐसा लग रहा था कि यह छोटी सी टीम खत्म हो गई है। मार डालो। तांग तियान के आदेश के तहत उनमें से 6 तुरंत बाहर निकले और 10 लोगों को मार डाला। ये हुआन ने 3 को मार डाला, तांग तियान ने भी 3 को मार डाला और शेष 4 विभाजित हो गए। महामहिम, हम इतने लंबे समय से अंदर हैं, क्या आप देखना चाहते हैं? एक महान तांग राजवंश रक्षक ने पूछा। ठीक है, चलो वापस चलें और देखें, तांग तियान ने सिर हिलाया। केवल आधे दिन में उन्होंने महान सांग राजवंश के 100 से अधिक लोगों को मार डाला था। हालांकि वे तत्काल लाभ के लिए जल्दी नहीं कर सके। यदि उनके आधार की खोज की गई तो ये परेशानी होगी। हालांकि जैसे ही वे वापस लौटने वाले थे, ये हुआन के पैर फिर से रुक गए। अधिक लोग आ रहे हैं, ये हुआन ने भौहें सिकोड़ लीं। कितना? बस एक। जब उन्होंने यह उत्तर सुना तो तांग तियान और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। अकेला? क्या ये हो सकता है? निर्णायक गीत, महामहिम, ये निर्णायक गीत हो सकता है। चलो जल्दी चलें, गार्ड ने डरते डरते कहा। रुको, तांग तियान ने बीच में कहा। हम 6 लोगों के एक साथ काम करने से भले ही निर्णायक सौंग आ जाए फिर भी हम लड़ सकते हैं। इसके अलावा हम अंधेरे में हैं जबकि वह प्रकाश में है। यदि हम अपने गुप्त हमले में सफल हो जाते हैं और निर्णायक गीत को मार देते हैं तो हम इस युद्ध का आधा हिस्सा जीत लेंगे। निर्णायक सौंग ग्रेट सौंग राजवंश का सबसे मजबूत व्यक्ति था। वह चारों खेमों में झाड़ू लगा सकता था। जब तक उनकी मृत्यु हुई, ग्रेट सौंग राजवंश ने एक हाथ खो दिया। उस समय उन 6 को अब इतना सतर्क रहने और एक साथ चलने की आवश्यकता नहीं होगी। वे 3 समूहों में विभाजित हो सकते हैं। उस पर उन्होंने जल्दी से खुद को छिपा लिया। सौभाग्य से ये केवल 10 सदस्यीय टीम थी, इसलिए उनमें से 6 ने बहुत अधिक हंगामा किए बिना आसानी से उनसे निपट लिया। जिस व्यक्ति को ये हुआन ने महसूस किया था वह उनकी ओर चल रहा था। उसके कदम बहुत धीमे थे, जैसे वह धीरे धीरे चल रहा हो। हालांकि जब वह ये हुआन से केवल 100 मीटर की दूरी पर था, वह व्यक्ति अचानक रुक गया और 2 कदम पीछे हट गया। फिर वह घूम गया और भाग गया। हमें खोज लिया गया है, वह भाग रहा है। जब वह व्यक्ति पीछे हट गया तो ये हुआन चिल्लाया। ये गाना स्विजिंग है, उसका पीछा करो और उसे पकड़ लो, तांग तियान चिल्लाया। ये पता चला कि ये हुआन की सीमा में प्रवेश करने वाला व्यक्ति निर्णायक सौंग नहीं था, बल्कि उसकी बहन सौंग स्विजिंग थी जो ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी। जब ये हुआन और अन्य 4 ने तांग तियान की बातें सुनी तो वे तुरंत समझ गए। उनकी ताकत के साथ सौंग स्विजिंग पर कब्जा करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जब तक वे सफल होते हैं वे निर्णायक गीत को धमकी दे सकते हैं। हालांकि सौंग स्विजिंग अभी भी ग्रेट सौंग राजवंश की राजकुमारी थी। उसकी स्थिति तांग तियान से कमतर नहीं थी। उसके पास अपने जीवन की रक्षा करने का कोई तरीका कैसे नहीं हो सकता। इतनी तेज गति, यह एक उच्च ग्रेट स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट होना चाहिए। ये हुआन का दिल कांप उठा। वह महसूस कर सकता था कि सौंग स्विजिंग पहले से ही उससे 300 मीटर दूर था। अगर 1-2 सेकंड और लग जाते तो वह उसकी सीमा से भाग जाती। सौंग स्विजिंग जीत की कुंजी थे। उसी समय ये हुआन ने अपना स्टार चेजिंग बो निकाला। भेदी तीर। हालांकि वह पकड़ नहीं सका, तीरों की गति उससे तेज थी। वह सौंग स्विजिंग के भागने के रास्ते को बाधित कर सकता था और तांग तियान को, जिसके पास उच्च ग्रेट स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट भी था, पकड़ने की अनुमति दे सकता था। आत्मा शक्ति तीरों की एक श्रृंखला ने पतले पेड़ के तने को छेद दिया और राजकुमारी के सामने गोली मार दी, जिससे उसे बहुत परेशानी हुई। अच्छा काम, तांग तियान ने जोर से प्रशंसा की और सौंग स्विजिंग का बारीकी से अनुसरण किया। सौंग के जिनको ये हुआन के धनुष और तीर से परेशान किया गया था, इसलिए उसकी गति बहुत कम हो गई। बहुत जल्दी तांग तियान ने उनके बीच की दूरी को बंद कर दिया। वहीं उन्होंने तांग तियान को भी पहचान लिया। तांग तियान, ये तुम हो? एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। स्विजिंग गीत, आप बच नहीं सकते, बस समर्पण करो, तांग तियान चिल्लाया। इसके बारे में सोचो भी मत। दम है तो मेरे पीछे आओ, मेरा भाई तुम्हें अवश्य मार डालेगा, सौंग स्विजिंग ने गुस्से में कहा। वह मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि जज सौंग को धमकाने के लिए तांग तियान उसे पकड़ना चाहता था। अपनी चालों से आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। तांग तियान को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने सोचा कि जज सौंग और सौंग स्विजिंग ने अलग अलग काम किया होगा। हम तो तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो। सौंग स्विजिंग की आंखें चालाकी के संकेत से चमक उठीं। लेकिन फिर उसे भी खतरे का एहसास हुआ। ये हुआन के तीरों से बचने के लिए उसने बहुत समय बर्बाद किया। नतीजतन तांग तियान उसके करीब और करीब आ रहा था। वह आदमी जिसने तीर चलाए, यह महिला तुम्हें याद रखेगी। मुझे पकड़ने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। सौंग स्विजिंग बहुत गुस्से में थे। उसने तुरंत अपने शरीर में गहरी क्यूई को अपने गले में इकट्ठा किया और चिल्लाए। पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठा। अच्छा नहीं, तांग तियान का चेहरा बदल गया। भले ही सौंग हुआन अभी पास में न हो, मदद के लिए सौंग स्विजिंग की पुकार सुनने के बाद वह निश्चित रूप से दौड़ पड़ता था। इसे उसे जल्दी खत्म करना था। बस इसी समय शियू, ठंडी रोशनी की एक किरण सामने आई और सौंग स्विजिंग के बछड़े को पार कर गई, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। अच्छा मौका, तांग तियान की आंखें चमक उठीं। उसने दूरी को बंद करने का मौका लिया।
अभी अभी तीर गलती से ये हुआन द्वारा मारा गया था, लेकिन ये केवल सोंग सुईजिंग की त्वचा से टकराया था। हालांकि इससे तांग तियान को सोंग सुईजिंग तक पहुंचने की अनुमति मिल गई। सुईजिंग गीत, आत्मसमर्पण करो। तांग तियान छाया से बाहर चला गया और उसके सामने सुंदर आकृति को देखा। सोंग सुईजिंग ने खर्राटे लेते हुए कहा, मेरे भाई को धमकी देने के बारे में सोचो भी मत। अगर मैं मर भी गया तो मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। तो फिर बकवास मत करो, चलो लड़ें। तांग तियान ने और कुछ नहीं कहा, उसने अपनी तलवार उठाई और दौड़ पड़ा। सोंग सुईजिंग को भी पता था कि वह बच नहीं सकती, वह केवल निष्क्रिय रूप से चुनौती स्वीकार कर सकती थी। ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के दो महान मार्शल कलाकारों ने एक गहन लड़ाई शुरू की। हालांकि तांग तियान सोंग सुईजिंग से बड़े थे, लेकिन उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उन दोनों ने 3 राउंड तक लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी का पलड़ा भारी नहीं रहा। हालांकि तांग तियान का लक्ष्य सोंग सुईजिंग को विलंबित करना था। ये हुआन, आओ और मदद करो। तांग तियान चिल्लाया। लड़ाई का ये स्तर ऐसा कुछ नहीं था जिसमें 4 शिखर ट्रू एनर्जी बाउंड्री के लोग हस्तक्षेप कर सकें। एकमात्र व्यक्ति जो उसकी मदद कर सकता था वह ये हुआन था। इस समय ये हुआन अपनी पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उन्होंने अपना स्टार चेजिंग बो बरकरार रखा और युद्ध में शामिल हो गए। तुम ही तीर चला रहे हो, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। जब सोंग सुईजिंग ने ये हुआन को स्टार चेजिंग बो पकड़े हुए देखा तो वह क्रोधित हो गई और उसने ये हुआन की ओर अपनी तलवार से वार कर दिया। 4 महान साम्राज्यों में अन्य साम्राज्यों के जासूस थे। तांग तियान सोंग सुईजिंग और सोंग सुईजिंग की ताकत जानता था। इसी तरह सोंग सुईजिंग को भी पता था कि तांग तियान ग्रेट तांग राजवंश में एकमात्र ट्रू प्रोफाउंड रियल मार्शल कलाकार था। इसलिए उसने ये हुआन को अपनी आंखों में नहीं डाला, लेकिन अगले ही पल उसे पता चल गया कि वह गलत है। अंधेरी रात में ये हुआन अचानक छाया में छिप गया और सोंग सुईजिंग की तलवार से बच गया। फिर उसने सोंग सुईजिंग के पेट के निचले हिस्से पर थप्पड़ मारा और उसे उड़ा दिया। हालांकि ये हुआन ने सोंग सुईजिंग को पहले नहीं देखा था, लेकिन उसे युद्ध के मैदान में दुश्मन के खिलाफ हर संभव प्रयास करना चाहिए। हालांकि वह अभी भी काफी पीछे हट गए, अन्यथा सोंग सुईजिंग के शरीर को उसके द्वारा छेद दिया गया होता। अच्छा, तांग तियान बहुत खुश हुआ। वह आगे बढ़ा और सोंग सुईजिंग का अपहरण करने के लिए तैयार था। लेकिन इस समय जल्दबाजी में कदमों की एक श्रृंखला थी जो हर किसी के कानों में प्रवेश कर गई। इतनी जल्दी? तांग तियान हैरान रह गया। फिर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाला था, एक 2 मीटर लंबी आकृति बगल से कूद गई। इस व्यक्ति ने एक बड़ी कुल्हाड़ी पकड़ी और तांग तियान के सिर की ओर काट दी। सीला, तांग तियान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। वह घातक प्रहार से बच गया, लेकिन समय रहते वह चकमा नहीं दे सका। उसके कंधे काट दिए गए। निर्णायक गीत। तांग तियान हैरान रह गया। इस बार उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह तेजी से पलटा और चला गया। महामहिम, अभी अभी आए 2 गार्ड घबराकर चिल्लाए और तुरंत 2 मीटर लंबी छाया पर हमला कर दिया। मरना। एक तेज आवाज आई, जिसके बाद सफेद रोशनी की चमक उठी। दोनों गार्डों के सिर हवा में फेंक दिए गए। इंस्टा मारो। ये दृश्य इतनी तेजी से घटित हुआ कि जज सॉन्ग के सामने आने पर ये हुआन को भी ध्यान नहीं आया। हालांकि जब उसने देखा कि तांग तियान का हाथ कट गया है और वह लगभग मर गया है, तो उसका तुरंत पीछे हटने का इरादा हो गया और वह जाने के लिए मुड़ गया। बहन, क्या तुम ठीक हो? ये 2 मीटर लंबी आकृति ग्रेट सॉन्ग राजवंश के क्राउन प्रिंस कैजुए सॉन्ग थी। जब उसने मदद के लिए सोंग सुईजिंग की पुकार सुनी तो वह तुरंत दौड़ पड़ा। सोंग सुईजिंग ने अपना सिर हिलाया और जमीन से रेंग कर ऊपर आ गई। फिर उसने ये हुआन के जाने की दिशा में देखा और कहा, भाई तुम जाओ और उस तांग तियान को मार डालो। मैं उस कमीने का पीछा करूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, गी कैजू ने चिंतित होकर कहा। भाई, तांग तियान कुंजी है, अगर हम उसे मारेंगे तो इस वंश युद्ध की जीत हमारी होगी। सोंग सुईजिंग ने गंभीरता से कहा, नहीं, आप घायल हैं, तुम मेरे पीछे आओ, मैं जाकर उस लड़के को पकड़ लूंगा। सोंग कैजुए को इतनी परवाह नहीं थी। हालांकि स्वर्गीय निवास बहुत लुभावना था, फिर भी उसकी बहन की जिंदगी ज्यादा अहमियत रखती थी। इस समय वह सोंग सुईजिंग को लाया और ये हुआन का पीछा किया। सोंग सुईजिंग के पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि थोड़ी देर पीछा करने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि ये हुआन के कदम गायब हो गए थे। लगता था कि उसने खुद को छिपा लिया है। तीर चलाने वाले कमीने, बाहर आओ, सोंग सुईजिंग गुस्से में चिल्लाया। ग्रेट सॉन्ग राजवंश की राजकुमारी के रूप में वह युवावस्था से ही कभी किसी से घायल नहीं हुई थी। हालांकि ये हुआन ने उसे मारा था। इसके अलावा अभी ये हुआन की हरकतों के साथ वह चाहती थी कि वह अभी ये हुआन की त्वचा को छील सके। इस समय ये हुआन छाया में छिपा हुआ था। शैडो लेपर्ड के रक्त मेरिडियन का उपयोग करके वह बहुत अच्छी तरह से छिप गया। ज्यादातर लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि सॉन्ग कैजुए इतने महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट होंगे और तांग तियान के कंधों में से एक को काट देंगे। इससे वह लगभग डरकर मर गया। तांग तियान ने एक हाथ खो दिया था, इसलिए ये लड़ाई और भी असंभव थी। भले ही तांग तियान अपनी चरम स्थिति में हो, फिर भी यह असंभव होगा। इसलिए बचने का एकमात्र तरीका था। कितनी त्रासदी है, ये गाना सुईजिंग मुझसे नफरत करता है। उसने तांग तियान का पीछा नहीं किया, जिसके पास केवल थोड़ा सा खून बचा था। उसने वास्तव में मेरा पीछा किया। ये हुआन अपने दिल में फूट फूट कर हंसा। हालांकि उन्हें पहले भाई बहनों की इस जोड़ी से बचना पड़ा। बाण चलाने वाले कमीने, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, जल्दी करो और बाहर आओ, नहीं तो। सोंग सुईजिंग की आवाज ये हुआन के कानों में पड़ी। इस समय ये हुआन को भी एक बुरा पूर्वाभास हुआ। बूम! अचानक एक दबी हुई आवाज बजी। ये हुआन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक बड़ा पेड़ 2 टुकड़ों में फट गया और नीचे गिर गया। जल भी रहा था। अरे, अभी भी एक बम है। ये हुआन हैरान था। अगले ही पल उसने 10 गोल चीजों को सभी दिशाओं में उड़ते हुए देखा। अच्छा नहीं, पीछे हटो। ये हुआन जल्दी से मुड़ा और चला गया। यदि यह स्थान जला दिया जाता तो वह उजागर हो जाता। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम अब भी जाना चाहते हो। सोंग सुईजिंग तुरंत दौड़ पड़े। सोंग सुईजिंग, जो गुप्त रूप से ये हुआन की तलाश कर रहा था, ने भी ये हुआन की खोज की और तुरंत उसकी ओर भागा। हालांकि वह आकार में बड़ा था, लेकिन जब दौड़ने की बात आई तो इन कुछ राजवंशों में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सका। यहाँ तक कि यान राजवंश के यान वेनलोंग, जो सच्चे गहन क्षेत्र के मध्य चरण में भी थे, तुलना नहीं कर सके। हालांकि ये हुआन कुछ कदम दौड़ा और जल्दी से छाया में गायब हो गया। सोंग सुईजिंग की तुलना में मेरी गति बहुत धीमी है, मैं बच नहीं सकता। ऐसा लगता है कि यही एकमात्र तरीका है। ये हुआन ने अपने दिल में सोचा। उसके हाथों ने तुरंत एक सील बनाई और फिर बाहर निकल गए।
सोंग सुइजिंग, जिसने अभी अभी ये हुआन की दृष्टि खो दी थी, ने तुरंत उसे पकड़ लिया और बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। हालांकि जब वह ये हुआन से केवल 10 मीटर की दूरी पर थी तो घने सफेद कोहरे की एक परत अचानक उठी और ये हुआन को ढक दिया। आध्यात्मिक सरणी, दौड़ने के बारे में भी मत सोचो। सोंग सुइजिंग ने भोलेपन से सोचा कि ये हुआन जाना चाहता है। वह सीधे कुछ बार आगे बढ़ी और फिर सफेद कोहरे में चली गई। बहन, अंदर मत जाओ। सोंग सुइजिंग चौंक गया और जल्दी से चिल्लाया। दुर्भाग्य से ये हुआन चिल्लाने से पहले ही अपनी चाल चल चुका था। 7 दिन की मौत की गोली, इसे मेरे लिए निकल जाओ। ये हुआन अचानक बाहर निकला और सोंग सुइजिंग की छाती पर थप्पड़ मारा। फिर उसने सोंग सुइजिंग के गले में एक गोली फेंकने का अवसर लिया। उसी समय उसने उसे परिष्कृत करने में मदद करने के लिए उसके शरीर में गहरा कीवी डाला। सोंग सुइजिंग को उम्मीद नहीं थी कि ये हुआन वास्तव में उस पर घात लगाकर हमला करने के लिए यहाँ आएगा। उसने ये भी महसूस किया कि उसने जो गोली निगल ली थी वह जहर थी। जब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो गोली पहले ही निगल ली गई थी। एक मजबूत हथेली ने सोंग सुइजिंग की गर्दन को कसकर बंद कर दिया, जिससे वह मजबूती से रुक गई। ये हुआन ने सोंग सुइजिंग को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया। अध्याय का अंत। बहन, निर्णायक सोंग देर से पहुंचा। जब वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सोंग सुइजिंग को ये हुआन ने पहले ही गर्दन से पकड़ लिया था। जब तक ये हुआन ने अपना हाथ हिलाया, सोंग सुइजिंग मर जाएगा। दोनों पार्टियां 2 सेकंड तक चुपचाप वहां खड़ी रहीं। निर्णायक सोंग ने बोलने की पहल की, मेरी बहन को जाने दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह दृश्य कुछ ऐसा था जिसे ये हुआन ने टेलीविजन पर कई बार देखा था। वह इतना मूर्ख नहीं था। अभी अभी मैंने तुम्हारी बहन को जहर की गोली दी है। 7 दिनों के भीतर यदि कोई मारक नहीं है तो उसके पूरे शरीर की त्वचा सड़ जाएगी और फिर फोड़े बढ़ जाएंगे। अंततः उसकी मेरिडियन टूट जाएंगी और वह मर जाएगी। ये हुआन ने इधर उधर नहीं पीटा, वह सीधे मुद्दे पर पहुंचे। हालांकि लक्षण नकली थे। 7 दिनों के बाद वह अचानक मर जाएगी, यह उतना परेशानी भरा नहीं था। यह सुनकर सोंग सुइजिंग का शरीर कांप उठा। उसने जमकर कहा, तुम नीच और बेशर्म इंसान हो। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, ये हुआन ने उसे रोका, चुप रहो। मैं तो केवल तुम्हें भागने से रोक रहा हूँ। तांतियान पहले ही अपना एक हाथ खो चुका है। उसका पीछा करने के बजाय तुमने मेरा पीछा किया। कुतिया, तुम बेहतर नहीं हो। कुतिया, कुतिया, तुम मुझे डांटने की हिम्मत करती हो। सोंग सुइजिंग आश्चर्यचकित था। तुम्हें डांटने की बात मत करो, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। ये हुआन ने सूंघा। हरामी, मैं तो मार ही डालूंगा। सोंग सुइजिंग पहले से ही घबराया हुआ और हताश था। हालांकि उसे ये हुआन द्वारा रोका जा रहा था। अगर उसने कोई हरकत की तो ये हुआन एक पल में उसकी गर्दन तोड़ देगा। निर्णायक सोंग को भी पछतावा हो रहा था। यदि उसे पहले पता होता तो वह तांतियान का पीछा करने के लिए सीधे अपनी बहन को खींच लेता। अगर ऐसा होता तो इसका अंत इस तरह कैसे होता? भाई, आप क्या चाहते हैं? निर्णायक सांग ने पूछा। मुझ पर एहसान जताने की कोशिश मत करो। हम दुश्मन हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप परीक्षा के अंत तक मेरे साथ रहें। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने 2 टूक कहा। नहीं भाई, मेरी चिंता मत करो। इस कमीने को मार डालो। इससे पहले कि सोंग कैजिंग अपना मुंह खोल पाता, सोंग सुइजिंग पहले ही बोल चुका था। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, ये हुआन ने अपना हाथ दबा लिया, जिससे वह बोलने में असमर्थ हो गई। मैं तुम्हारे भाई से बात कर रहा हूँ। चुप रहो बच्चे, अगर तुम दोबारा बात करोगे तो मैं तुम्हारा गला घोंटकर हत्या कर दूंगा। वैसे भी मैं सिर्फ एक निम्न स्तरीय साम्राज्य का व्यक्ति हूँ। ग्रेट सोंग राजवंश की राजकुमारी के साथ मरना इसके लायक है। ये हुआन ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत से लड़ने जा रहा हो। नहीं, जज सोंग ने उसे जल्दी से रोक लिया। आप क्या कर रहे हैं? क्या? ये हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वो सोंग सुइजिंग बोलना चाहता था, लेकिन ये हुआन ने उसका गला घोंट दिया, इसलिए वह केवल फुसफुसा सकती थी। जज सोंग ने अपनी बहन की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं यहाँ मूल्यांकन समाप्त होने का इंतजार करूंगा। मुझे आशा है कि आप अपना वादा निभा सकते हैं। चिंता मत करो, मैं उसे मारना नहीं चाहता। यदि वह मर जाती है तो आपका महान सांग राजवंश निश्चित रूप से बदला लेगा। मुझसे सहा नहीं जाता। जब तक मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा मैं आपको मारक औषधि दूंगा, लेकिन उससे पहले वह केवल मेरे साथ रह सकती है, ये हुआन ने कहा। दरअसल उसने सोंग सुइजिंग को मारने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मारक वास्तविक था। इसे खरीदने के लिए उन्होंने 10 लाख डिवोर पॉइंट खर्च किए। इसके अलावा यह एक जहर था जिसने ट्रू प्रोफाउंड रियलम विशेषज्ञों को निशाना बनाया। ठीक है, अधिनिर्णायक गीत ने सिर हिलाया। यदि आप अपना वादा निभाते हैं तो मैं, अधिनिर्णायक गीत, आपको मित्र मानूंगा। ये हुआन नहीं बोला। उसे तुरंत आसपास का आभास हुआ और उसे एक गुफा मिली। इस समय आग पहले से ही फैल गई थी। वे मूल्यांकन के अंत तक यहाँ नहीं रह सके, इसलिए ये हुआन सीधे सोंग सुइजिंग को गुफा में ले आए। निर्णायक गीत ने बारीकी से अनुसरण किया। उसे डर था कि ये हुआन सोंग सुइजिंग पर कदम उठाएगा। जल्द ही ये हुआन को गुफा मिल गई और वह सीधे सोंग सुइजिंग को अंदर ले आया। उसी समय उसने सोंग सुइजिंग को जहर विषण करने से रोकने के लिए उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी उतार दी। निर्णायक गीत, इस गुफा से कोई निकास नहीं है। आप गुफा के बाहर पहरा देंगे, ये हुआन ने कहा। उसने खाने की जगह से एक गोली निकाली और उसे सोंग सुइजिंग के मुंह में डाल दिया। आप क्या कर रहे हैं? वह कौन सी गोली है? एडजुडिकेटर सोंग ने गुफा के प्रवेश द्वार पर जल्दी से पूछा। तुमने पहले ही जहर खा लिया है। क्या आप कुछ और खाने से डरते हैं? ये गुप्त हमले को रोकने के लिए एक फैलाने वाली क्यूई गोली है, ये हुआन ने कहा। उसने दबंगई से सोंग सुइजिंग को पकड़ लिया और गुफा में प्रवेश कर गया। भाई, मेरी चिंता मत करो, इस कमीने को मार डालो। गुफा में गूंज उठी गीत सुइजिंग की आवाज। अधिनिर्णायक सांग, जो बाहर था, अपने दांत पीसकर गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठ गया। सोंग सुइजिंग का अपहरण करने और निर्णायक सोंग को ब्लैकमेल करने की योजना सफल रही। हालांकि तांतियान का एक हाथ काट दिया गया था, फिर भी उसका एक हाथ था और वह पूरी तरह से लड़ाई का नेतृत्व कर सकता था। ये हुआन को 2000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल के योग्य माना जा सकता है। अल्पिराम। सोंग सुइजिंग को अंधेरी गुफा में लाने के बाद ये हुआन ने गुफा की जांच के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया। गुफा बड़ी नहीं थी और सड़क में कांटे भी नहीं थे। ये हुआन गुफा के अंत में आया और सोंग सुइजिंग को रिहा कर दिया। इस समय सोंग सुइजिंग के शरीर में फैलाने वाली क्यूई गोली पहले ही प्रभावी हो चुकी थी। उसकी गहन क्यूई पहले ही नष्ट हो चुकी थी और उसे दोबारा इकट्ठा नहीं किया जा सका। वह अब कोई खतरा नहीं थी। कमीने, तुम्हें तो सिर्फ लड़कियों का अपहरण करना आता है, सोंग सुइजिंग गुस्से में चिल्लाया।
यदि आप युद्ध के मैदान में होते तो क्या दुश्मन दयालु होता क्योंकि आप एक लड़की हैं? ये हुआन ने जवाब दिया और आगे कहा, चुप रहो, कोई चाल मत खेलो। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर आप में क्षमता है तो मुझे मार डालो। सोंग सुईजिंग गुस्से में चिल्लाता रहा। तुम मौत से नहीं डरते? ये हुआन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। इस समय उन्होंने सोंग सुईजिंग को ध्यान से देखा और पाया कि ग्रेट सोंग राजवंश की यह राजकुमारी बुरी नहीं लग रही थी। नाजुक छोटा चेहरा, गोरी त्वचा, ऊंची छाती, पतले और लंबे पैर। यदि कोई साधारण व्यक्ति यहाँ होता तो वे विरोध नहीं कर पाते। ये हुआन को याद आया कि जब वह जल्दी में था तो ऐसा लग रहा था कि उसने सोंग सुईजिंग की छाती को छू लिया है। नहीं, उस समय उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। हर कोई मर जाएगा, डरने की क्या बात है? सोंग सुईजिंग ने चुटकी ली। क्या ऐसा है? लेकिन अभी अभी जब मैंने तुम्हें पकड़ा तो तुम कांपते हुए लग रहे थे। आप अपने मुंह के प्रति ईमानदार नहीं हैं, लेकिन आपका शरीर बहुत ईमानदार है। ये हुआन ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए। आप? सोंग सुईजिंग अवाक रह गया। दुर्भाग्य से अब उसके शरीर में कोई कीवी नहीं थी और यहाँ तक कि उसका हथियार भी ये हुआन ने ले लिया था। स्वाभाविक रूप से वह ये हुआन के लिए उपयुक्त नहीं थी। चुप रहो, मैं दूसरों से पैसे ले रहा हूँ। मैं पहले ही जज सॉन को ब्लैकमेल करने के लिए आपका इस्तेमाल कर चुका हूँ। लेकिन अगर तुम आज्ञाकारी नहीं हो तो निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत दो। ये हुआन ने जमकर घूरकर देखा और फिर सोंग सुईजिंग की इंटरस्पेशियल रिंग निकाली। आपको क्रिस्टल चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे जाने दो। गीत सुईजिंग की आंखें चमक उठीं। ये हुआन लगभग जोर से हंसा। उसने इंटरस्पेशियल रिंग को अपने हाथ में हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी इंटरस्पेशियल रिंग मेरे हाथों में है। तेरे भाई का हो तो भी पा सकता हूँ। आपको क्रिस्टल कहाँ से मिला? सोंग सुईजिंग को अचानक याद आया कि उसकी इंटरस्पेशियल रिंग में बहुत सारी चीजें नहीं थीं। उसने पिछली लड़ाई की कोई भी लूट नहीं ली और उन्हें उदारतापूर्वक दूसरों को दे दिया। अध्याय का अंत। इसके बाद ये हुआन ने अलमारियों को खंगालना शुरू कर दिया और सोंग सुईजिंग से एक एक करके सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें 10 से अधिक बार घुमाई। इस यूनिवर्स रिंग में कैसी बकवास थी? अरे कमीने, मेरी चीजें लेना तो दूर, मेरी चीजें इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? सोंग सुईजिंग ने गुस्से में कहा। इस समय गुफा पहले से ही लड़की के कपड़ों के एक बड़े ढेर से भरी हुई थी। वहां बाहरी कपड़ों का एक बड़ा ढेर था और कई अंडरगारमेंट्स भी थे जिनमें सोंग सुईजिंग के शरीर की खुशबू थी। ये हुआन इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। ये हुआन आश्वस्त था। उसने यूनिवर्स रिंग के माध्यम से खोजबीन की और जो कुछ भी वह कर सकता था उसे अवशोषित कर लिया, लेकिन ये केवल एक छोटी राशि थी। उनकी तुलना 20 लोगों की एक छोटी टीम से भी नहीं की जा सकती थी। क्या सोंग सुईजिंग वास्तव में महान सोंग राजवंश की राजकुमारी थी? क्या ऐसा हो सकता है कि सब कुछ उसके भाई के पास हो? ये हुआन ने आश्चर्य से सोचा। लेकिन फसल खराब नहीं थी। इस समय उनके हाथ में सोंग सुईजिंग की उच्च श्रेणी की स्पिरिट खजाना तलवार ऑटम वाटर स्वॉर्ड थी। लेकिन ये तलवार एक आकार से सामान्य तलवार से छोटी थी, इसलिए ये स्पष्ट रूप से एक लड़की के लिए थी। उसने शरद जल की तलवार निगलने वाली जगह में रखी, फिर आश्चर्य से पूछा, तुम इतने गरीब क्यों हो? तुम नकली राजकुमारी नहीं हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। क्या नकली है? हम यहाँ सॉरिंग फर्मामेंट मेंशन की परीक्षा में भाग लेने के लिए आए हैं। हमें बस कुछ उपचार दवा लाने की जरूरत है, हमें इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता क्यों है? सोंग सुईजिंग ने जवाब दिया। ये हुआन ने फिर से अपनी आंखें घुमाई। इसका मतलब था कि निर्णायक गीत वही था। क्या यह अभी भी क्राउन प्रिंस था? क्या यह अभी भी एक राजवंश का युवराज और राजकुमारी था? तांतियान आसानी से 2000 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल निकाल सकता था, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। ये सोंग सुईजिंग एक ट्रू प्रोफाउंड रियल मार्शल आर्टिस्ट भी है। वह इस राजवंश में सबसे मजबूत में से एक है, इसलिए उसे एडजुडिकेटर सोंग को अपनी चीजें देने की जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसने जो कहा वह सच था। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन थोड़ा असहाय था, लेकिन उसने एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट हथियार प्राप्त किया जो बुरा नहीं था। अरे कमीने, मुझे जाने दो। सॉरिंग स्काई मैंशन में प्रवेश करने के बाद मुझे आपको क्रिस्टल स्टोन्स देने के लिए कोई मिल जाएगा। आपको कितने की आवश्यकता है? 1 लाख या 200,000? सोंग सुईजिंग ने सीधे तौर पर कीमत की पेशकश की। आपको क्या लगता है कि स्वर्गीय निवास का मूल्य कितना है? ये हुआन ने अचानक पूछा। इस सवाल ने सोंग सुईजिंग को स्तब्ध कर दिया। ये हुआन द्वारा दोनों भाई बहनों को नियंत्रण में रखने के बावजूद यह अभी भी निश्चित नहीं था कि इस युद्ध में कौन विजयी होगा। यदि वह जीत गया तो वह स्वर्ग के निवास में प्रवेश करेगा। यदि वह हार गया तो वह नर्क के निवास में प्रवेश करेगा। अपनी योग्यता के साथ स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने से आप जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। आओ, तुम नर्क की जागीर क्यों नहीं चुनते? जब तक आप मुझे जाने देंगे मैं आपको 5 लाख निम्न श्रेणी के क्रिस्टल दूंगा, सोंग सुईजिंग ने फिर कहा। समाप्त। ये हुआन ने हंसते हुए कहा, मुझे याद है कि जब आप सच्चे गहन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंचे थे तब आप 17 वर्ष के थे। मैं भी सच्चे गहन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में हूँ, लेकिन मैं आपसे 1 वर्ष छोटा हूँ। ऐसा लगता है कि आप महान गीत की उतनी महान राजकुमारी नहीं हैं। क्या तुम मुझसे छोटे हो? सोंग सुईजिंग हैरान रह गए। जब उसने ये हुआन के शरीर और चेहरे को देखा तो उसे लगा कि वह जज सॉन से बड़ा है, लेकिन इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि ये हुआन 120 वंश के साथ जुड़ गया था और मध्य चरण में पहुंच गया था, इसलिए वह कहीं अधिक परिपक्व लग रहे थे। इसके अलावा वह शारीरिक रूप से केवल 16 वर्ष का था, लेकिन उसकी मानसिक उम्र दूसरों की तुलना में बहुत अधिक थी। अगर मैं खत्म होने जा रहा हूं तो स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने के बाद आप और आपका भाई एक जैसे होंगे। ये हुआन ने बेरहमी से परेशान किया। आपको ये किसने बताया? मेरा भाई पहले से ही सच्चे गहन क्षेत्र के चरम पर है और वह स्वर्गीय निवास में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने केवल मेरी मदद करने के लिए परीक्षण में भाग लिया। जब तक वह स्वर्गीय निवास में प्रवेश करता है तब तक वह विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने और दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। सुईजिंग गीत को सही किया गया। सच्चे गहन क्षेत्र की चोटी। ये हुआन हैरान था। उन्होंने सोचा कि जज सॉन केवल मध्य चरण ट्रू प्रोफाउंड दायरे में था, लेकिन वह पहले से ही ट्रू प्रोफाउंड दायरे के चरम पर थी। ऐसा लग रहा था कि तांतियान की जानकारी बहुत पुरानी हो गई थी। उसी समय वह ठंडे पसीने से लथपथ था। यदि वह जज सॉन से अकेले लड़ता तो संभवतः वह तुरंत मारा जाता। ये सच्चे गहन क्षेत्र का चरम है, बस मुझे आधा साल दीजिए और मैं इसमें सफल हो सकूंगा। ये कुछ भी नहीं है, ये हुआन ने हठपूर्वक कहा।
लेकिन उन्होंने जो कहा वह सच था। जब तक उसके पास पर्याप्त संसाधन है, वह कुछ ही समय में दिव्यकोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। आप एक निम्न श्रेणी के साम्राज्य से हैं, आपके लिए सच्चे गहन क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं है। बस मुझे जाने दो और मैं जो बीत गया उसे बीत जाने दूंगा। सोंग सुइजिंग जारी रहा। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, इसमें वह समय भी शामिल है जब मैंने अभी आपके स्तनों को छुआ था। ये हुआन ने अचानक अपना सिर उठाया। बेकमीने, मेरी पवित्रता को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप मौत से प्रेमालाप कर रहे हैं। सोंग सुइजिंग को तुरंत याद आया कि क्या हुआ था। उसने अपनी छोटी मुट्ठी भींच ली और खुद को ये हुआन पर फेंक दिया। लेकिन उसके पास हुआन की कोई ऊर्जा नहीं बची थी, इसलिए उसे ये हुआन ने आसानी से पकड़ लिया और वापस गुफा में धकेल दिया। क्या हुआ? गुफा के बाहर जज सोंग ने हंगामा सुना और जल्दबाजी में पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी बहन ने मुझे मारने की कोशिश की, ये हुआन ने उत्तर दिया। भाई, मैं ठीक हूँ, सोंग सुइजिंग ने उत्तर दिया। लेकिन ऐसा कहने के बाद उसने ये हुआन को जमकर घूर कर देखा और धमकी दी, अगर तुम इस बारे में किसी को बताओगे तो तुम निश्चित रूप से एक भयानक मौत मरोगे। उद्धरण चिन्ह टीएस कुतिया, चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, ये हुआन ने अधीरता से कहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करना शुरू कर दिया। सोंग सुइजिंग ने देखा कि स्थिति को बदलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसके पास भंडारण रिंग और अपने कपड़े दूर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उसने ये हुआन को घूर कर देखा जैसे कि वह उसे खाना चाहती हो। फिर वह गुफा के अंत तक चली गई। हालांकि ये हुआन की आंखें बंद थीं, सोंग सुइजिंग की हरकतें उसके होश से बच नहीं सकीं। भागना असंभव था। थोड़ी देर बाद सोंग सुइजिंग चुपचाप ये हुआन के सामने चला गया। लेकिन इससे पहले कि ये हुआन अपनी आंखें खोल पाता, वह शर्मा गई और फुसफुसाई, कमीने, मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ। कोने पर जाओ। ये हुआन ने अपनी आंखें नहीं खोली और हल्के से उत्तर दिया। आप? सोंग सुइजिंग ये हुआन को हैक करके मारना चाहता था। महिलाएं सभी एक जैसी हैं, मैं जितनी चाहूं उतनी पा सकती हूँ। मुझे तुम्हारी ओर देखने की जरूरत नहीं है, ये हुआन ने जोड़ा। जब सोंग सुइजिंग ने यह सुना तो वह लगभग पागल हो गया। आप मेरी तुलना अन्य महिलाओं से कर रहे हैं। सोंग सुइजिंग ने अपने दिल के गुस्से का विरोध किया और पूछा, क्या ये सिर्फ एक छाती और एक गधा नहीं है? मुझे यह मत बताओ कि सोंग राजवंश की राजकुमारी के पास एक अतिरिक्त छाती है। ये हुआन ने जवाब दिया। बदमाश, मैंने तुमसे मुझे जाने देने के लिए नहीं कहा था। क्या यह आपको एक बार बाहर जाने के लिए मार डालेगा? सोंग सुइजिंग गुस्से में चिल्लाया। नहीं, कोने में जाओ, अन्यथा आप अपनी पैंट में पेशाब कर सकते हैं, ये हुआन ने कहा और उस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ एक शौचालय था, कोई भी जगह ठीक होगी। उसे जंगल में क्यों जाना पड़ा? क्या वह जहरीले सांपों से नहीं डरती थी? सोंग सुइजिंग ने अपने दांत पीस लिए और थोड़ी देर के लिए ये हुआन की ओर जोर से देखा। फिर वह धीरे धीरे कोने तक चली गई। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाती रही। गुफा बहुत अंधेरी थी, वह मुश्किल से ये हुआन की आकृति देख सकी। उसने अनुमान लगाया कि ये हुआन भी वही था। उसने फिर से ये हुआन की ओर देखा और अपने दांत पीस लिए। फिर वह कोने में चली गई और चुपचाप अपनी बेल्ट खोल दी और बैठ गई। जब वह खुद को राहत दे रही थी, सोंग सुइजिंग ने ये हुआन को घूर कर देखा। उसे डर था कि वह अचानक खड़ा हो जाएगा। छिड़काव। बहते पानी की आवाज़ ये हुआन के कानों में घुसी। ये हुआन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने मूल रूप से सोचा था कि सोंग सुइजिंग सिर्फ खुद को राहत देने का नाटक कर रहा था और उसके साथ एक चाल खेलना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे वास्तव में पेशाब करने की जरूरत है। हालांकि गुफा बहुत अंधेरी थी, लेकिन उसके शरीर में छाया तेंदुए का खून था, इसलिए उसे रात में दर्शन हुए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक सफेद बर्ड दिखाई दिया। असंख्य अल्पाका उसके हृदय में सरपट दौड़ रहे थे। अगर आपको वास्तव में पेशाब करने की जरूरत है तो आपको मुझे बताना चाहिए था। क्या मैं इतना अनुचित हूँ? उद्धरण। ये हुआन ने मन में सोचा। हालांकि उसने अपने दिल में यही कहा था, लेकिन उसकी आंखें ईमानदार थीं क्योंकि वह बिना पलक झपकाए घूर रहा था। वह झांक नहीं रहा था, वह खुलकर देख रहा था। इसके अलावा सोंग सुइजिंग को नहीं पता था कि वह खुलकर देख रहा है। ये भावना अवर्णनीय रूप से संतोषजनक थी। जब उसने देखा कि सोंग सुइजिंग लगभग पूरा हो चुका है तो ये हुआन अचानक खांसने लगा और खुद को उसकी सुंदरता से आकर्षित न होने की याद दिलाने लगा। हालांकि इस खांसी ने सोंग सुइजिंग को लगभग डराकर मार डाला। उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसने खुद को पोंछने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने जल्दी से अपनी पैंट ऊपर की ओर खड़ी हो गई। बेवकूफ, झांक रहे हो? सोंग सुइजिंग ने संदेह से पूछा। मैंने अभी पानी की आवाज़ सुनी। इतना अंधेरा है, क्या आप देख सकते हैं कि मेरी आंखें खुली हैं या बंद हैं? ये हुआन ने जवाब दिया। गीत सुइजिंग धीरे से सूंघा। उसने ये हुआन को नजरअंदाज कर दिया और लेटने के लिए दूसरे कोने में चली गई। अपने दिल में उसने सोचा कि ये हुआन उतना बुरा नहीं था। उन्होंने खिलवाड़ करने का अवसर नहीं लिया। समय कटता गया। ये हुआन अभी भी अपनी आंखें बंद करके वहां बैठा था। वह अभी भी भक्षण प्रणाली में चीजों की जांच कर रहा था। दूसरी ओर सोंग सुइजिंग किसी कारण से सो गया। हालांकि आधी रात में ये हुआन को अचानक एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। ये हुआन ने अपनी आंखें खोली और सोंग सुइजिंग को कोने में पड़ा हुआ पाया। हालांकि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसके हाथ अभी भी उसके पेट के निचले हिस्से को पकड़ रहे थे। उसकी खूबसूरत भौहें सिकोड़ दी गईं, मानो वह दर्द सह रही हो। इस समय ये हुआन को याद आया कि उसने उसे 2 बार मारा था। हालांकि दूसरा थप्पड़ भारी नहीं था, लेकिन पहला थप्पड़ दयालु नहीं था। इसके अलावा सोंग सुइजिंग के शरीर में कोई हुआन क्यूई नहीं था। वह अपनी बीमारी को बिल्कुल भी दबा नहीं पाए। ये हुआन चुपचाप खड़ा हो गया और चला गया। उसने धीरे से सोंग सुइजिंग के निचले पेट पर अपना हाथ रखा। एक सौम्य हुआन क्यूई उसकी हथेली से बहकर सोंग सुइजिंग के शरीर में प्रवेश कर गया। इससे उसका दर्द दूर होने लगा। बेहोश सोंग सुइजिंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अपने सामने काली आकृति देखी तो उसने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और जोर से चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह आवाज कर पाती, ये हुआन ने अपना मुंह ढक लिया। चिल्लाओ मत, इस गोली को खाओ और तुम बेहतर महसूस करोगे। ये हुआन ने डिवोरिंग सिस्टम से एक महंगी उपचार गोली का आदान प्रदान किया। उसने इसे सीधे सोंग सुइजिंग के मुंह में भर दिया और उसे इसे परिष्कृत करने में मदद करने के लिए अपनी हुआन क्यूई का इस्तेमाल किया। जब गोली उसके पेट में घुसी तो वह तुरंत गर्म धारा में बदल गई। सोंग सुइजिंग का दर्द भी इस वजह से आधे से ज्यादा कम हो गया। फिर ये हुआन अपनी मूल स्थिति में लौट आया। सोंग सुइजिंग ने मूल रूप से सोचा था कि ये हुआन उसे मार डालेगा और फिर भाग जाएगा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी चोटों का इलाज करेगा। ये कैसी गोली है, ये बहुत जादुई है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे ग्रेट सॉन्ग राजवंश में पहले देखा है। सोंग सुइजिंग ने अपने दिल में सोचा। ये हुआन पूरी रात आंखें बंद करके बैठा रहा। अगली सुबह एडजुडिकेटर सोंग जो गुफा के बाहर था, सोंग सुइजिंग की सुरक्षा की पुष्टि करने के लिए जोर से चिल्लाया। सोंग सुइजिंग पहले ही जाग चुका था। ठीक होने की एक रात के बाद उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। भाई, मैं ठीक हूँ, सोंग सुइजिंग ने उत्तर दिया और फिर ये हुआन के सामने चला गया। केवल अब उसने ये हुआन का दृढ़ चेहरा देखा। गोली के लिए धन्यवाद, सोंग सुइजिंग ने कहा। ये हुआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, यदि तुम मर गए तो तुम्हारे भाई द्वारा मुझे भी काट डाला जाएगा। लेकिन फिर उसे सिरदर्द महसूस हुआ। सोंग सुइजिंग ने उसे फिर से लुभाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोंग सुइजिंग के प्रलोभन को सहन किया और सोचा, मुझे आश्चर्य है कि बाहर क्या हो रहा है। हालांकि तांग तियान का एक हाथ गायब है, एडजुडिकेटर सोंग और सोंग सुइजिंग यहाँ हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं है जो उसके लिए खतरा पैदा कर सके। पलक झपकते ही ये हुआन को सोंग सुइजिंग का अपहरण किए हुए 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में निर्णायक सोंग बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन सोंग सुइजिंग ने ये हुआन को सिरदर्द दे दिया। सोंग सुइजिंग द्वारा प्रस्तावित कीमत 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों जितनी अधिक थी, जो ये हुआन के लिए ट्रू प्रोफाउंड दायरे के मध्य चरण में पहुंचने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। हालांकि ये हुआन ने प्रलोभन का विरोध किया। हालांकि तीसरे दिन जब आसमान में चमक आई तो आसमान में एक पुरानी आवाज गूंज उठी। वंशों के बीच लड़ाई खत्म हो गई है। किसी को भी दोबारा हमला करने की इजाजत नहीं है। उल्लंघन करने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस आवाज को सुनने के बाद ये जुबान को भी राहत महसूस हुई। उसने राहत की सांस ली। आकलन आखिरकार खत्म हो गया। हम मारक औषधि सौंप दो। सोंग सुइजिंग ने आवाज सुनी और दुखी चेहरे के साथ चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसका स्वर्गीय निवास में प्रवेश करना तय था। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि सोअरिंग फर्मामेंट मैंशन एडजुडिकेटर सोंग को स्वर्गीय निवास में स्वीकार करने के लिए एक अपवाद बनाएगा, इसलिए वह चिंतित नहीं थी। ये हुआन भी जमीन से उठे और 2 मारक दवाओं का आदान प्रदान किया। डिवोर्स सिस्टम में जहर में एंटीडोट्स का एक सेट था, लेकिन कीमत सस्ती नहीं थी। 7 डेज डेट पिल और क्यूई स्कैटरिंग पिल, साथ ही 2 एंटीडोट्स। ये हुआन ने कुल 10 मिलियन डिवोर पॉइंट खर्च किए, जो बेहद महंगा था। हालांकि स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने के लिए केवल 10 मिलियन अंक पहले से ही बहुत अच्छे थे। आखिरकार वह 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के प्रलोभन का विरोध कर सकता था। इसे ले लो। ये हुआन ने लापरवाही से सोंग सुइजिंग को मारक औषधि फेंक दी। सोंग सुइजिंग ने मारक औषधि पर एक नजर डाली और सदमे में कहा, 7 दिनों की मौत की गोली असली है। बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप कुछ और दिन इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या मवाद और अल्ज़ा होंगे। ये हुआन ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन चौंकाने वाला प्रभाव नकली था। तुम शातिर कमीने, तुमने वास्तव में मुझे जहर दिया, सोंग सुइजिंग गुस्से में चिल्लाया। उसने सोचा कि ये हुआन का पहला जहर नकली था क्योंकि उसे खाने के बाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। ये हुआन वास्तव में दूसरी क्यूई स्कैटरिंग पिल पर निर्भर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जहर असली है। भोली लड़की, ये हुआन ने लापरवाही से कहा और एडजुडिकेटर सोंग से टकराने के ठीक समय पर बाहर चला गया। निर्णायक सोंग के बोलने का इंतजार किए बिना ये हुआन ने कहा, आपकी बहन के शरीर में जहर विषण हो गया है। ये सुनकर एडजुडिकेटर सोंग ने सीधे कहा, अच्छा भाई, आप वास्तव में अपने शब्दों के आदमी हैं। मैं निर्णायक गीत आपको मित्र मानूंगा। हालांकि ये हुआन को सोंग सुइजिंग का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए करने के लिए दोषी महसूस हुआ, लेकिन वे पहले भी दुश्मन थे और वह किसी दुश्मन के प्रति दयालु नहीं हो सकता था। इसके अलावा उसने तांग तियान के क्रिस्टल पत्थरों को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। ये हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया और सीधे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। इस समय एक उड़ता हुआ फर्मामेंट रॉक धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा। जब यह उतरा तो एडजुडिकेटर सोंग भी संयोग से बाहर चला गया। सोअरिंग फर्मामेंट रॉक पर सोअरिंग फर्मामेंट मैंशन के बुजुर्ग को देखने के बाद निर्णायक सोंग ने सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं और कहा, दादाजी। इस नाम ने ये हुआन को डरा दिया। दादा, सोअरिंग स्काई मैंशन का ये बुजुर्ग वास्तव में ग्रेट सोंग राजवंश का सेवानिवृत्त सम्राट था। आप दिलचस्प हैं, आप मेरी पोती का अपहरण करने का साहस करते हैं। सोंग चेंग ने ये हुआन पर नजर डाली। ये हुआन इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी पैंट लगभग पेशाब कर दी थी। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी पकड़ ली और कहा, कृपया मुझे क्षमा करें वरिष्ठ। सोअरिंग स्काई मैंशन के एक बुजुर्ग के रूप में इस बूढ़े व्यक्ति को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। हालांकि अगर सुइजिंग को कुछ भी होता है, भले ही आप स्वर्गीय निवास में प्रवेश करें, ये बुरा व्यक्ति निश्चित रूप से आपको मारने के तरीकों के बारे में सोचेगा। सौभाग्य से आपने कोई बड़ी गलती नहीं की। उद्धरण चिन्ह। सोंग चेंग ने जज सोंग की ओर रुख किया और कहा, जज, मैं आपसे बहुत निराश हूं। मुझे पता है कि मैं गलत था। जज सोंग ने मुट्ठी पकड़ ली और कहा, राजवंशों के बीच ये लड़ाई महान तांग राजवंश को कुचलने वाली थी। हालांकि ग्रेट सोंग राजवंश उसकी वजह से हार गया। आपको ये पाठ याद रखना चाहिए। सौभाग्य से वह तांग तियान एक बेकार व्यक्ति है। यदि आप संयमित भी होते तो भी वह बहुत कुछ नहीं कर पाता और फिर भी हार जाता। सोंग चेंग ने धीरे से कहा। क्या? ये सुनकर ये हुआन और अन्य 2 चौंक गए। ग्रेट तांग राजवंश कैसे हार गया? तारांकन के आखिर क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने हमारे घोंसले की खोज की हो? ये हुआन बेहद आश्चर्यचकित था। फिर बुजुर्ग ने आगे कहा, ब्रैट, मैंने सुना है कि ब्रह्मसरणी आपके द्वारा स्थापित की गई थी और प्रभाव बुरा नहीं था। यह अफसोस की बात है कि किसी को तब खोजा गया जब वह सांस लेने के लिए बाहर गया और मरने से पहले उन गुफाओं को उजागर किया। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन इतना हैरान था कि वह कुछ नहीं कह सका। वे गुफाएं इतनी बड़ी थीं कि 100 से अधिक लोग इधर उधर घूम सकते थे, लेकिन फिर भी ऐसे लोग थे जो सांस लेने के लिए बाहर जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खोजे जाने के बाद उसने वास्तव में दूसरों को सब कुछ बता दिया। मर भी गए तो दूसरों को जीने नहीं दे सके। उनकी नैतिक अखंडता टूट गई। यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने सोंग सुइजिंग के प्रलोभन को अस्वीकार कर दिया था। अगर उसे पता होता कि वह हार जाएगा तो उसने सोंग सुइजिंग बजाया होता। कम से कम वह 10,000 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकता था और सच्चे गहन क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश कर सकता था। ये हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। यही तो किस्मत थी। जब बूढ़े आदमी ने ये हुआन की अभिव्यक्ति देखी तो उसने कहा, बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ। यह अफसोस की बात है कि आप महान तांग राजवंश से हैं और हार गए।
अन्यथा मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक स्थान छोड़ दूंगा। हालांकि ये हुआन कैजुए सॉन्ग का दुश्मन था, लेकिन वह अतीत में था। अब जब राजवंशों का युद्ध समाप्त हो गया था तो ये पहले से ही अतीत में था। इसके अलावा सोंग सुईजिंग को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? इस कमीने ने मुझे लगभग जहर देकर मार डाला, सोंग सुईजिंग ने असंतोष में कहा। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा है। आप इतनी आसानी से दुश्मन के जाल में फंस गए। बूढ़े ने सोंग सुईजिंग की ओर देखा और कहा। जब सोंग सुईजिंग ने यह सुना तो उसने कुछ नहीं कहा। यह मामला वास्तव में उसकी वजह से था। सौभाग्य से ग्रेट सॉन्ग राजवंश फिर भी जीत गया, अन्यथा वह अपराध बोझ से मर जाएगी। ठीक है, ऊपर आओ, सोंग चेंग ने कहा। ये हुआन और अन्य दो एक के बाद एक सोअरिंग स्काई रॉक पर कूद पड़े। फिर सोअरिंग स्काई रॉक को घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। इस समय यहाँ पहले से ही सैकड़ों लोग एकत्र थे। ये हुआन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि ग्रेट सॉन्ग राजवंश में बहुत से लोग नहीं बचे थे। लगभग 100 लोग ही बचे थे। जहाँ तक महान तांग राजवंश की बात है, वहाँ केवल लगभग 40 लोग बचे थे। इसी वजह से आकलन खत्म भी हुआ। सोअरिंग स्काई रॉक धीरे धीरे नीचे उतरा। ये हुआन और अन्य 2 जमीन पर कूद पड़े और तुरंत ध्यान का केंद्र बन गए। तांग तियान, जिसने अपना एक हाथ खो दिया था, ने कैजुए सॉन्ग को देखकर तुरंत एक भयंकर अभिव्यक्ति प्रकट की। जब मो वेन ने देखा कि ये हुआन अभी भी जीवित है तो उसने भी राहत की सांस ली। जब यांग ताई ने सोंग चेंग को देखा तो उसने भी जोर से कहा, ठीक है, दूसरा दौर समाप्त हो गया है। विजेता ग्रेट सॉन्ग राजवंश है। द ग्रेट सॉन्ग डायनेस्टी ने लगातार 2 राउंड जीते हैं। 10 लोग स्वर्गीय निवास में प्रवेश करेंगे। बचे हुए लोगों को गहन निवास और पीले निवास में विभाजित किया जाएगा। महान तांग राजवंश पहले जीता और फिर हार गया। 20 लोग अंडरवर्ल्ड निवास में प्रवेश करेंगे। शेष लोग भी पीले निवास में प्रवेश करेंगे। इसके बाद अभिभावकों की बारी थी कि वे उन लोगों की रिपोर्ट करें जिनके बारे में वे बहुत सोचते थे। मोवेन ने ये हुआन का नाम भी बताया। ग्रेट सॉन्ग राजवंश की ओर से कैजुए सॉन्ग और सॉन्ग सुईजिंग के अलावा ट्रू एनर्जी क्षेत्र के शिखर पर 5 लोग थे। शेष 3 लोग स्वाभाविक रूप से सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में थे। जहां तक महान तांग राजवंश का सवाल है, तांग तियान और ये हुआन के अलावा सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के शिखर पर केवल 2 योद्धा थे। बाकी के लिए वे सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में थे। हालांकि इस समय सोंग सुईजिंग ने अचानक सोंग चेंग से कहा, दादाजी, मैं स्वर्गीय निवास में नहीं जा रहा हूँ, मैं अंडरवर्ल्ड निवास पर जाना चाहता हूँ। क्या? सोंग चेंग ने चौंकते हुए कहा, आप पहले ही जीत चुके हैं। आप अंडरवर्ल्ड निवास में किस लिए जा रहे हैं? छोटी बहन, आपके साथ क्या गलत है? कैजुए सॉन्ग भी हैरान था। वह सीधे स्वर्गीय निवास में प्रवेश कर सकता था। उन्होंने मूल्यांकन में भाग लिया था कि सोंग सुईजिंग उनके साथ स्वर्गीय निवास में प्रवेश कर सकें। लेकिन अब सोंग सुईजिंग ने वास्तव में अंडरवर्ल्ड निवास पर जाने की पहल की। दादाजी, स्वर्गीय निवास में दबाव बहुत अधिक है। अंदर सभी सच्चे गहन क्षेत्र के शिखर पर हैं। भाई पहले से ही सच्चे गहन क्षेत्र के शिखर पर है, इसलिए वह आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं केवल सच्चे गहन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में हूँ। मुझे डर है कि मैं बहुत जल्दी बच जाऊंगा, इसलिए मुझे लगता है कि अंडरवर्ल्ड निवास में जाना बेहतर है। सुईजिंग गीत ने समझाया। क्या बकवास है! कितने लोग स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने का सपना देखते हैं, लेकिन आप पीछे हटना चाहते हैं। आप बस सोअरिंग हेवन मैंशन के अधिकार को हेय दृष्टि से देख रहे हैं। सोंग चेंग ने गुस्से में कहा। दादाजी, आपने अभी कहा कि मेरे पास अनुभव की गंभीर कमी है। चूंकि यही मामला है तो मैं सोअरिंग हेवन मैंशन को छोड़ दूंगा और बाहर यात्रा करूंगा। सोंग सुईजिंग को धमकी मिलने लगी। आप? सोंग चेंग इतना क्रोधित हुआ कि वह एक भी शब्द नहीं कह सका। छोटी बहन, क्या तुम गंभीर हो? कैजू सॉन्ग ने अचानक कुछ सोचा और पूछा। अगर मैं अंडरवर्ल्ड निवास में नहीं जाता तो मैं सोअरिंग हेवन मैंशन में प्रवेश नहीं करूंगा। सोंग सुईजिंग ने गंभीरता से कहा। अच्छा। कैजुए सॉन्ग ने अपना सिर हिलाया, फिर वह मुड़ा और बोला, दादाजी, फिर उसे जाने दो। वास्तव में सोंग चेंग जानता था कि स्वर्गीय निवास में दबाव कितना बड़ा था। हाल के वर्षों में कोई भी नया शिष्य सोअरिंग हेवन मैंशन के स्वर्गीय निवास में शामिल नहीं हुआ था। जो लोग वहां रुके थे वे सभी वरिष्ठ शिष्य थे और उनमें से लगभग सभी सच्चे गहन क्षेत्र के चरम पर थे। उनमें से लगभग सभी अपने आवासों में एकांत खेती में थे, दिव्यकोर क्षेत्र में घुसने की सख्त कोशिश कर रहे थे। यदि सोंग सुईजिंग ने स्वर्गीय निवास में प्रवेश किया तो वह अधिक समय तक नहीं रह पाएगी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे हटा दिया जाएगा, ऐसा इसलिए था क्योंकि उससे बात करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अंडरवर्ल्ड निवास अलग था। अंडरवर्ल्ड निवास में कई और शिष्य थे और वे संकेतों का आदान प्रदान कर सकते थे और प्रशिक्षण के लिए बाहर जा सकते थे। वातावरण स्वर्गीय निवास से कहीं बेहतर था। सोंग चेंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन अंडरवर्ल्ड निवास में प्रवेश करने के बाद आप आराम नहीं कर सकते, क्या आप समझते हैं? धन्यवाद दादा। सोंग सुईजिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वह महान सांग राजवंश का मुख्य परीक्षक था और उसके पास ये तय करने का अधिकार था कि स्वर्गीय निवास में कौन प्रवेश करेगा। उसे बस यांग ताई को सूचित करना था। मंजूरी मिलने के बाद कैजुए सॉन्ग ने असहाय होकर सोंग सुईजिंग की ओर देखा। बेशक वह अनुमान लगा सकता था कि सोंग सुईजिंग क्या सोच रहा था। वह फुसफुसाया, छोटी बहन, तुम्हारे अंडरवर्ल्ड निवास में प्रवेश करने के बाद कोई परेशानी मत पैदा करो। समझ गया। सोंग सुईजिंग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं जाकर भाई ये को सूचित करूंगा। सोंग कैजुए ने ग्रेट तांग राजवंश के शिविर की ओर भागते हुए कहा। भाई मत करो। इससे पहले कि सोंग सुईजिंग प्रतिक्रिया दे पाता, सोंग कैजुए पहले ही आ चुका था। इस समय ये हुआन, जो मोवेन से बात कर रहा था, ने सोंग कैजुए की ओर देखा, जो अचानक उसके सामने दौड़ा और आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? यहाँ केवल वह और मोवेन थे, इसलिए सोंग कैजुए उसे ढूंढने आए होंगे। भाई ये, हालांकि मेरा महान तांग राजवंश जीत गया, मेरी बहन ने नर्क के निवास में प्रवेश करना चुना है। मुझे आशा है कि भाई ये उसकी देखभाल कर सकते हैं, सोंग कैजुए ने कहा। ये हुआन ने यह सुना और सदमे में कहा, क्या स्वर्गीय निवास पर नहीं जा रहे? हाँ, उसे खुद पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उसने नर्क का निवास चुना। मुझे आशा है कि आप उसे पहले आपको अपमानित करने के लिए माफ कर सकते हैं। गीत कैजुए ने सिर हिलाया। क्यों न स्वर्गीय निवास पर जाओ, बल्कि नरक के निवास पर आओ। क्या बदला लेने के लिए ऐसा करने की जरूरत है? ये हुआन ने अवचेतन रूप से कहा। इस समय एक सुंदर आकृति बहुत दूर से नहीं भागी। आप सही कह रहे हैं, मैं बदला लेने के लिए यहाँ हूँ। अपनी गर्दन धो लो और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो।
जो व्यक्ति आया वह सोंग सुईजिंग था और उसकी आवाज़ नर्म नहीं थी, जिसने तुरंत उसके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने ग्रेट सॉन्ग प्रिंसेस को नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि ये हुआन ने सोंग सुईजिंग को इतना क्रोधित करने के लिए क्या किया था। भाई हाँ, वह नियंत्रित रहने की आदी है, कृपया इसे दिल पर न लें, गी कैजू ने जल्दी से कहा। ये हुआन भी असहाय था और उसने कहा, बदला बदला है, स्वर्गीय निवास से बाहर क्यों आना? क्या आप जानते हैं कि कितने लोग स्वर्गीय निवास में प्रवेश करना चाहते हैं? तुम्हें परवाह क्यों है? मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। क्या आप डरते हैं? सुईजिंग गीत हल्के से सूंघा। सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ये हुआन देखभाल करने में बहुत आलसी था। हालांकि सोंग सुईजिंग के पास शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट थी, लिंजियाओ हवेली में प्रवेश करने के बाद वह इसे सीख भी सकते थे। उस समय वह निश्चित रूप से सोंग सुईजिंग पर अत्याचार करने में सक्षम होगा। भाई ये तो मैं अपनी छोटी बहन को आपकी देखभाल में छोड़ दूंगा, जज सोंग ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनने के बाद सोंग सुईजिंग ने तुरंत शिकायत की, भाई क्या आप मेरे साथ पालतू जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं? मेरा ध्यान रखना से आपका क्या मतलब है? छोटी बहन, हम सब साथी शिष्य हैं, पानी में मत जाओ। जज सोंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कहकर पलटकर भाग गया। एफ तारांकन सीके, तुम क्यों दौड़ रहे हो? मैं अभी तक सहमत भी नहीं हुआ हूँ। ये हुआन ने अपनी आंखें घुमाई। भाई बहनों की यह जोड़ी सचमुच अजीब थी। हालांकि यह मुख्य बिंदु नहीं था, मुख्य बात यह थी कि आने वाले दिनों में उनके लिए कठिन समय आने वाला था। सोंग सुईजिंग को उससे द्वेष था और उसे निश्चित रूप से उससे परेशानी होगी। इसके अलावा एक और समस्या थी और वह थी तांगतियान। तांगतियान का एक हाथ निर्णायक सौंद ने काट दिया था, जिससे उसका केवल दाहिना हाथ बचा था। फिर भी निर्णायक सौंद उसे भाई कह रहा था। उसने ऊपर देखा और जैसा कि अपेक्षित था, तांगतियान पहले से ही उसे एक नज़र से देख रहा था जो उसे जीवित खाना चाहता था। निर्णायक गीत ने संभवतः जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कितनी त्रासदी है, ये हुआन ने कड़वाहट से अपने दिल में कहा। वह केवल स्तर बढ़ाना चाहता था और बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। हालांकि वह रुतबे वाला व्यक्ति था और वह सोआरिंग हेवन मैंशन का शिष्य था। यदि तांगतियान उससे निपटना चाहता तो उसे अपना वजन खुद तोलना पड़ता। हरामी, भविष्य में सावधान रहना, जाने कब मैं तुम्हें अपनी तलवार से वार दूं। सोंग सुईजिंग ने ये हुआन से फुसफुसाया। ये हुआन उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। हालांकि निर्णायक सौंग ने उनसे सोंग सुईजिंग की देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन वह सहमत नहीं हुए। इसके अलावा सोंग सुईजिंग इतना बड़ा व्यक्ति था, वह कैसे भाग सकती थी? उसके बाद सोआरिंग हेवन मैंशन के बुजुर्ग 21 लोगों को ले गए और सोआरिंग हेवन रॉक पर हेल मैंशन के लिए उड़ान भरी। सोंग सुईजिंग के दादा सोंग चेंग भी अन्य 9 लोगों के साथ चले गए। जहां तक शेष लोगों की बात है, वे या तो प्रोफाउंड मैंशन या येलो मैंशन गए। मूल रूप से 4 राजवंशों और कई 100 साम्राज्यों के 2000 से अधिक लोग थे, लेकिन अब उनमें से 100 से भी कम अभी भी जीवित थे। आधे दिन तक उड़ान भरने के बाद सोआरिंग हेवन रॉक अंततः इमारतों वाले क्षेत्र में पहुंचा। नरक हवेली। हमारी सोआरिंग हेवन मैंशन में 4 जागीरें हैं, जिनमें से प्रत्येक की 4 शाखाएं हैं। हेल मैंशन स्वर्गीय मैंशन के बाद दूसरे स्थान पर है और यहाँ प्राकृतिक युवान ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है। पिछले कुछ वर्षों में कई दिव्य मूल शिष्य यहाँ प्रकट हुए हैं और उनमें से कुछ ने मध्य प्रांत में भी अपना नाम कमाया है। एक बार जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और खेती करनी होगी। सोआरिंग हेवन मैंशन की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना होगा। उद्धरण चिन्ह। सोआरिंग हेवन रॉक पर यांग ताई ने अपने पीछे के 21 लोगों से कहा। समझ गया। पुरुषों के समूह ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। उनके तनावग्रस्त चेहरे अब तनावग्रस्त नहीं थे। आज से वे सोआरिंग हेवन मैंशन के शिष्य थे। स्वर्ग और पृथ्वी का युआन क्यूई बहुत प्रचुर मात्रा में है। यह उस स्थान से कम 10 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में है जहां मैं रहता था। यहाँ 1 साल तक खेती करना 10 साल तक खेती करने के बराबर है। हाँ, मेरे शरीर में महत्वपूर्ण सार पहले से ही बेचैन है। मेरा अनुमान है कि मैं 1 महीने के भीतर पार कर सकूंगा। एक उच्च रैंक वाला साम्राज्य है जिसके मेरे देश पर डिजाइन है, लेकिन अब वह निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उनमें से कुछ धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। जल्द ही सोआरिंग हेवन रॉक जमीन पर उतर गया। ठीक है, मुझे अभी भी कुछ करना है। मोविन, उन्हें नरक हवेली के नियम समझाएं और उन्हें रहने के लिए जगह भी दें। यांग ताई द्वारा उन्हें निर्देश देने के बाद वह तुरंत चले गए। हाँ बुजुर्ग, मोविन ने आदरपूर्वक अपना सिर हिलाया, फिर कहा, मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि मैं आगे क्या कहने जा रहा हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप सीधे पूछ सकते हैं। वह एक पल के लिए रुके, फिर आगे कहा, हालांकि आप सभी मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो चुके हैं, फिर भी आपको सोआरिंग हेवन मैंशन का शिष्य नहीं माना जाता है। सटीक रूप से कहें तो आपको केवल परिवीक्षाधीन शिष्य माना जाता है। ये सुनने के बाद किसी ने फौरन पूछा, हमें सिर्फ परिवीक्षाधीन चेला क्यों समझा जाता है? मोविन ने समझाया, फिलहाल आप सभी परिवीक्षाधीन शिष्य हैं। अगर आप सोआरिंग हेवन मैंशन में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक शिष्य बनना होगा। आधिकारिक शिष्य बनना मुश्किल नहीं है जब तक आप एक शर्त पूरी करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सोआरिंग हेवन मैंशन में स्वर्ग, पृथ्वी, अंधेरा और पीली जागीरें हैं। इन चारों जागीरों की एक सूची है। माय हेल मैंशन में पृथ्वी सूची है और इस पर कुल 300 नाम हैं। और आपको जो करने की जरूरत है वह 1 वर्ष के भीतर पृथ्वी सूची के एक वरिष्ठ को हराना है। जब तक आप एक व्यक्ति को हराते हैं तब तक आप उसकी स्थिति को बदल सकते हैं और एक आधिकारिक शिष्य बन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यदि आप 1 वर्ष के भीतर इस शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आपको गहन विभाग हवेली में भेज दिया जाएगा। इसी तरह यदि आप गहन विभाग हवेली में लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं तो आपको पीले विभाग हवेली में पदावनत कर दिया जाएगा। यदि आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं तो आपको सोआरिंग हेवन मैंशन से निष्कासित कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा और उपस्थित 21 लोग समझ गए। सीधे शब्दों में कहें तो आपके पास 3 साल हैं। जब तक आप किसी सूची में शामिल हो सकते हैं आप एक आधिकारिक शिष्य बन सकते हैं। मोविन एक पल के लिए रुके, फिर आगे कहा, हालांकि यदि आप पहले वर्ष में एक आधिकारिक शिष्य बनना चाहते हैं तो आप में से अधिकांश के लिए यह अभी भी काफी कठिन है। मैं आपको पहले से बता सकता हूं कि भले ही आप पृथ्वी सूची में सबसे नीचे हों, फिर भी आप तांगतियान से अधिक मजबूत हैं, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। अध्याय का अंत एक बार यह कहा गया तो उपस्थित 20 लोग स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि नीचे वाला भी तांगतियान से अधिक मजबूत था। अब ये हुआन को अंततः दबाव महसूस हुआ। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ यह अभी भी एक सवाल था कि क्या वह तांगतियान को हरा सकता है।
दूसरे शब्दों में उसे विश्वास नहीं था कि वह पृथ्वी सूची में जगह बना सकता है। यदि पृथ्वी सूची भी इतनी तनावपूर्ण होती तो स्वर्गीय निवास कैसा होता। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़की अंडरवर्ल्ड निवास में आई थी। उनमें 1 साल के भीतर पृथ्वी सूची में जगह बनाने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि अगर ऐसा है तो मूल्यांकन में उसके भाग लेने का क्या मतलब है। उसकी योग्यताएं निश्चित रूप से गहन विभाग निवास में सीधे प्रवेश करने के लिए पर्याप्त हैं। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने भी मन में सोचा कि यह पूरी तरह से अनावश्यक है। हालांकि यदि सोंग सुइजिंग ने दूसरों को यह अवसर दिया तो वे निश्चित रूप से स्वर्गीय निवास में भी प्रवेश करना चुनेंगे। भले ही उन्हें 1 साल बाद हटा दिया जाए, 1 साल तक सोअरिंग क्लाउड मैंशन के केंद्र में रहने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। इसके अलावा आधिकारिक शिष्य बनने से पहले आप सोअरिंग क्लाउड मैंशन के लाभों का आनंद नहीं लेंगे। केवल एक चीज जिसका आप आनंद ले सकते हैं वह है स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण क्यूई। बेशक एक और जगह है जहां आप सुधार कर सकते हैं और वह है मिशन स्वीकार करने के लिए हॉल ऑफ प्रैक्टिस में जाना, मोवेन ने कहा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो सबका मूड बहुत गिर गया। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि मूल्यांकन के माध्यम से सोअरिंग क्लाउड मैंशन में प्रवेश करने के बाद वे आकाश में उड़ने में सक्षम होंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक और बाधा आएगी। उन्हें नहीं पता था कि 1 साल बाद अंडरवर्ल्ड निवास में कितने लोग रह पाएंगे। वरिष्ठ भाई, क्या आप हमें स्वर्गीय निवास के बारे में और बता सकते हैं? अचानक किसी ने पूछा। ये सुनकर मोवेन एक पल के लिए झिझके। हालांकि वह दूसरों की तुलना में ठंडा दिखता था, फिर भी उसे गर्म माना जाता था। चूंकि आप और जानना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। मोवेन ने सिर हिलाया और कहा, स्वर्गीय निवास बढ़ते बादल हवेली का मूल है। वहां स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण क्यूई अंडरवर्ल्ड निवास की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि भूमिगत एक विशाल आत्माएं एकत्रित करने वाली रणनीति है। 3 जागीरों के स्वर्ग और पृथ्वी का महत्वपूर्ण क्यूई वास्तव में स्वर्गीय निवास से बह रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसी समय सोअरिंग क्लाउड मैंशन के संरक्षक, बुजुर्ग और संप्रदाय नेता सभी स्वर्गीय निवास में रहते हैं। ये कहा जा सकता है कि स्वर्गीय निवास वास्तविक उड़ने वाली बादल हवेली है। पृथ्वी, काली और पीली जागीरें केवल साइड डिश हैं। मैं मूल रूप से स्वर्गीय निवास का शिष्य था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे इस जीवन में दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और अभिभावक बन गया। उद्धरण चिन्ह। भीड़ फिर से चुप हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी के युआन क्यूई में नर्क का निवास इतना समृद्ध था, लेकिन ये केवल स्वर्ग के निवास से ही लीक हुआ था। तो फिर स्वर्गीय निवास में युआन क्यूई कितना प्रचुर होगा? नर्क की जागीर से कितनी गुना अधिक? 2 बार या 3 बार या 5 बार? वरिष्ठ शिष्य, आप बहुत छोटे हैं, आपको दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई उम्मीद क्यों नहीं है? एक और आदमी ने पूछा। मोवेन ने एक कड़वी हंसी निकाली और कहा, मेरे मेरिडियन पहले ही तय हो चुके हैं, इसलिए मेरे लिए टूटने की कोई उम्मीद नहीं है। केवल 25 वर्ष की आयु से पहले हाफ स्टेप ओरिजिन कोर क्षेत्र में प्रवेश करके ही मैं संभवतः भविष्य में डिवाइन कोर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। अन्यथा ईश्वरीय मूल क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव है। सोअरिंग स्काई मैंशन के इतिहास में कभी कोई अपवाद नहीं रहा। वरिष्ठ भाई, यह आधा कदम प्राइमल कोर क्षेत्र क्या है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? मोवेन ने समझाना जारी रखा। हाफ स्टेप ओरिजिन कोर क्षेत्र सच्चे गहन क्षेत्र और दिव्य कोर क्षेत्र के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है। ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र प्रोफाउंड क्यूई का उपयोग करता है, जबकि डिवाइन कोर क्षेत्र प्राइमेडियल कोर का उपयोग करता है। दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किसी को पहले प्राइमेडियल कोर बनाना होगा। इसके अलावा मेरिडियन तय होने से पहले किसी को प्राइमेडियल कोर बनाना होगा। प्राइमेडियल कोर बनाने के बाद किसी को बस एक गहरे जानवर के आंतरिक कोर के साथ फ्यूज करना होगा, फिर वह दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। दरअसल यहाँ के ज्यादातर लोगों के लिए इस बारे में जानना जल्दबाजी होगी। हालांकि मोवेन को लगा कि उन्हें इस बारे में पहले बताने से वे प्रेरित होंगे। आखिरकार मेरिडियन को 25 वर्ष की आयु में तय किया गया था, और यदि उन्होंने अगले कुछ वर्षों में कुछ नहीं किया तो वे अपने शेष जीवन के लिए दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग चुप हो गए। उनके दिमाग में वे खुद से कह रहे थे कि वे अगले कुछ वर्षों में सुस्त नहीं हो सकते। मैंने प्राइमेडियल कोर तभी बनाया जब मैं 27 साल का था। यदि मैं किसी गहरे जानवर के आंतरिक कोर के साथ जबरदस्ती जुड़ जाता तो मेरा शरीर फट जाता और मैं मर जाता। मोवेन ने आह भरी और कहा। 27 वर्ष की आयु केवल 2 वर्ष धीमी थी, लेकिन 2 वर्ष के इस अंतर के कारण वह जीवन भर दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो व्यापार पर उतरें, मोवेन ने अचानक कहा। अगला, मैं तुम्हें तुम्हारा रहने का क्वार्टर सौंप दूंगा। एक आंगन में 2 लोग और जिनके नाम मैं पुकारता हूँ वे एक साथ रहते हैं। ये हुआन सोंग सुइजिंग। इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, सोंग सुइजिंग आश्चर्य से चिल्लाया, वरिष्ठ भाई, तुम मेरे जैसी लड़की को अपने साथ रहने दे रहे हो? इसमें गलत क्या है? मोवेन ने उससे वापस पूछा। यह सोंग सुइजिंग ने अपनी आंखें घुमाई और महसूस किया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसे अस्वीकार नहीं किया। हालांकि ये हुआन को इससे समस्या थी। सोंग सुइजिंग स्पष्ट रूप से उसके लिए यहाँ था, लेकिन मोवेन ने फिर भी उसके साथ रहने की व्यवस्था की। क्या ये जाल नहीं था? क्या होगा अगर वह आधी रात को उठी और उसे चाकू मार दिया? क्या वह के लिए नहीं किया जाएगा? हालांकि ये हुआन भूल गया था कि सोंग सुइजिंग महान सोंग राजवंश की राजकुमारी थी और घटनास्थल पर कई लोग थे जो उसका पक्ष लेना चाहते थे। इसके अलावा सोंग सुइजिंग काफी अच्छा दिखने वाला था और एक ही यार्ड में सुंदरता के साथ रहना एक छिपा हुआ लाभ था। मोवेन को ये हुआन की परवाह नहीं थी और उन्होंने नाम पढ़ना जारी रखा। कुल 11 गज थे और आखिरी तान तियान को दिया गया था। उसके 2 रक्षकों को सोंग सुइजिंग की कुल्हाड़ी से मार दिया गया था और उसका एक हाथ काट दिया गया था। उनकी नाराजगी बहुत गहरी थी, इसलिए किसी ने भी उनके साथ रहने की हिम्मत नहीं की। बहुत जल्दी आवास आवंटित कर दिए गए और फिर मोवेन चले गए। हालांकि जाने से पहले उसने ये हुआन को बताया कि वह कहाँ रह रहा है और उससे कहा कि अगर उसे कोई समस्या हो तो वह उसकी तलाश करे। मैं एक अच्छे वरिष्ठ भाई से मिला हूँ, ये हुआन ने उसके दिल में आह भरी। इस समय वह पहले से ही उसी यार्ड में सोंग सुइजिंग के साथ रह रहा था। सोंग सुइजिंग अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई और ये हुआन से बोली, अरे बीतारांकन स्टार, तुम्हें भविष्य में और अधिक सावधान रहना होगा। मुझे सावधान क्यों रहना चाहिए? ये हुआन ने वापस पूछा। सोंग सुइजिंग ने अचानक एक भयंकर रूप प्रकट किया और कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अचानक तुम पर हमला करूंगा और तुम्हें कीमा बनाया हुआ मांस काट दूंगा? आप मुझे काटने के लिए क्या उपयोग करने जा रहे हैं? ये हुआन ने पूछना जारी रखा। ये सुनते ही सोंग सुइजिंग दंग रह गए। उसे एहसास हुआ कि उसका हथियार ये हुआन पहले ही ले जा चुका था और उसके पास एक भी हथियार नहीं था।
सोंग सुइजिंग यार्ड में चला गया और ये हुआन के सामने बैठ गया और कहा, अरे अब जब हम एक ही संप्रदाय में हैं तो क्या आप मेरा हथियार मुझे लौटा सकते हैं? ये हुआन ने चारों ओर देखा और फिर अजीब स्वर में पूछा, अरे क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ठीक है ये हुआन, मेरा हथियार मुझे लौटा दो, सोंग सुइजिंग ने प्रभावशाली स्वर में कहा। ये हुआन ने अचानक एंगल्फिंग सिस्टम से फलों की शराब का एक बर्तन निकाला जिसे उसने हुआनयांग साम्राज्य में खरीदा था और कहा, आपका स्वर ऐसा क्यों लगता है जैसे आप अपने अधीनस्थ से बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें सुधार दूं, मैं तुम्हारा अधीनस्थ नहीं हूं, नहीं मैं महान सांग राजवंश का नागरिक हूं। यदि आप अपना हथियार वापस चाहते हैं तो मुझे अपनी ईमानदारी दिखाएं। ये सुनकर सोंग सुइजिंग ने तुरंत अपने दांत पीस लिए और कहा, बी तारांकन स्टार, बहुत दूर मत जाओ। अध्याय का अंत तो फिर तुम्हें मुझे मारना होगा, नहीं तो अपनी तलवार वापस पाने के बारे में सोचना भी मत। ये हुआन ने अपने कंधे उचकाए। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से धमकाया जाता था, भले ही वह एक महान राजवंश की राजकुमारी का सामना कर रहा हो, वह डरता नहीं था। आप सोंग सुइजिंग इतना क्रोधित था कि उसका शरीर कांप रहा था। अगर यह कोई और जगह होती तो वह पहले ही हमला कर चुकी होती। लेकिन बहुत बुरा, ये सोआरिंग हेवन मैंशन था। भले ही वह ग्रेट सॉन्ग राजवंश की राजकुमारी थी और भले ही उसके दादा सोआरिंग हेवन मैंशन के एक संप्रदाय के बुजुर्ग थे, फिर भी वह किसी साथी शिष्य को नहीं मार सकती थी। ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगूंगा, मेरी तलवार मुझे लौटा दो, सोंग सुइजिंग ने अपना गुस्सा रोकते हुए कहा। ये हुआन ने अपनी बाहें उठाईं और सवाल किया, क्या आप इसी तरह माफी मांगते हैं? मैं तुम्हें और परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा, बस मेरी तलवार मुझे लौटा दो। मैं तुमसे नहीं डरता। थप्पड़। अचानक एक कुरकुरी आवाज सुनाई दी। सोंग सुइजिंग ने पत्थर की मेज पर थप्पड़ मारा था जिससे उस पर एक निशान रह गया था। आपने जानबूझकर ऐसा किया? सोंग सुइजिंग खड़े हुए और ये हुआन की ओर घूर कर देखा। ठीक है, मैं तुम्हारी तलवार तुम्हें लौटा सकता हूं, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं लौटाऊंगा। मेरे पास यहाँ कुछ विकल्प हैं। ये हुआन एक सेकंड के लिए रुके, फिर कहा, सबसे पहले मुझे एक उच्च रैंक वाला आध्यात्मिक मार्शल कौशल सिखाएं। दूसरा, 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर। तीसरा, मुझ पर एक उपकार करो। उद्धरण चिन्ह। आपने मेरी तलवार चुरा ली है और मैं आपसे इसे मुझे वापस करने के लिए कह रहा हूं और आपके पास शर्तें हैं। सोंग सुइजिंग चौंक गया। तो क्या हुआ अगर मैंने इसे चुरा लिया? क्या आपने राजवंश युद्ध के दौरान किसी को नहीं मारा? क्या आप अपने जीवन के साथ भुगतान करने जा रहे हैं? ये हुआन ने जवाब दिया। हम, तुम्हारी जीभ तेज है, सोंग सुइजिंग ने बेरुखी से शिकायत की। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने कहा, मेरे लिए आपको उच्च रैंक वाला आध्यात्मिक मार्शल कौशल सिखाना असंभव है। ये सभी मेरे सोन परिवार के मार्शल कौशल हैं और यदि आप इन्हें फैलाएंगे तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास अभी 10,000 मध्य रैंक वाले क्रिस्टल पत्थर नहीं हैं। मैं और मेरा भाई केवल एक हथियार और कुछ उपचार गोलियां लाए थे। क्या तुम्हारे दादाजी यहाँ नहीं हैं? ये हुआन ने कहा। सोंग सुइजिंग के दादा सोंग चेंग सोआरिंग हेवन मैंशन के एक संप्रदाय के बुजुर्ग एक दिव्यकोर योद्धा थे। उनके लिए 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल निश्चित रूप से बाल्टी में एक बूंद थे। नहीं, मेरे पिता ने मुझे इसे स्वयं करने का आदेश दिया था। दादाजी मुझे कोई ठोस मदद नहीं देंगे। सोंग सुइजिंग ने अपना सिर हिलाया। लगता है कि सोंग राजवंश की यह राजकुमारी भी एक कंगाल है। ये हुआन असहाय था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट तांग राजवंश और ग्रेट सोंग राजवंश की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से अलग थी और तांग तियान लापरवाही से 2000 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल निकाल सकता था। जहां तक सोंग सुइजिंग का सवाल है, एक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के अलावा उसकी इंटरस्पेशियल रिंग में संभवतः 10 से अधिक निम्न श्रेणी के क्रिस्टल नहीं थे क्योंकि उसने उन सभी को खा लिया था। एक तीसरी शर्त है, सुनते हैं? सुनना, सुइजिंग गीत ने पूछा। ये हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पूछा, महान सांग राजवंश से पहले कई लोगों को लिंगजियाओ हवेली में भेजा गया था, है ना? हाँ, क्या गलत है? सोंग सुइजिंग ने आश्चर्य से सिर हिलाया। ये हुआन ने झिझकते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। जब मैं इसके बारे में सोचूंगा तो मैं आपसे मदद मांगूंगा। हम, जैसा आप चाहें। तलवार मुझे लौटा दो, गीत सुइजिंग सूंघा। इसे ले लो, इसे ले लो। ये हुआन ने डिवाउरिंग स्पेस से शरद ऋतु जल तलवार निकाली और उसे वापस फेंक दिया। सोंग सुइजिंग ने इसे पकड़ लिया और तुरंत तलवार को खड़खड़ा कर बाहर निकाला, फिर अचानक ये हुआन के सिर पर वार कर दिया। हालांकि उसकी तलवार अचानक हवा में रुक गई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ये हुआन ने इसे अवरुद्ध कर दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को रोक लिया था। तुम चकमा क्यों नहीं दिया? सोंग सुइजिंग ने आश्चर्य से पूछा। उसकी तलवार पहले से ही ये हुआन के सामने थी। ये केवल एक उंगली की दूरी पर था, लेकिन बाद में पलक भी नहीं झपकी। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करते। ये हुआन के होंठ थोड़े मुड़े, फिर वह खड़ा हुआ और टहलने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। बोरिंग। सोंग सुइजिंग ने अपनी तलवार रखी और खर्राटे लिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, ये हुआन ने उत्तर दिया और सीधे बाहर चला गया। अब वह सोआरिंग हेवन मैंशन में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका था। हालांकि वह केवल एक परिवीक्षाधीन शिष्य था, जब तक वह 1 वर्ष के भीतर पृथ्वी बोर्ड में शामिल हो जाता, वह एक आधिकारिक शिष्य बन जाता। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि एक बार जब वह सोआरिंग हेवन मैंशन में प्रवेश कर लेंगे तो वह एक मध्य श्रेणी या यहाँ तक कि एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह केवल एक परिवीक्षाधीन शिष्य होगा। आधिकारिक शिष्य बनने से पहले सोआरिंग हेवन मैंशन उन्हें कुछ नहीं देता था और उनकी साधना पद्धति दूसरों से भिन्न थी। अगर वह तोड़ना चाहता था तो उसे पैसा कमाना था। मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि अर्थ बोर्ड में सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोग तांग तियान से अधिक मजबूत हैं। अब जब मेरे पास उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार या उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक मार्शल आर्ट नहीं है तो इसमें शामिल होने का एकमात्र तरीका स्तर बढ़ाना है। ये हुआन ने चलते हुए सोचा। हालांकि रुकने से पहले वह ज्यादा देर तक नहीं चले। वह मुड़ा और महसूस किया कि सोंग सुइजिंग उसके पीछे था। तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे पीछे कौन है? क्या ये सड़क तुम्हारी है? सोंग सुइजिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ओह, तो कृपया अपनी इच्छानुसार कार्य करें। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने कहा और अचानक उसे झुकने के लिए एक दीवार मिली और उसने जीवन के बारे में सोचा। सोंग सुइजिंग बार बार विफल रहा। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीस लिए और असहाय होकर कहा, मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, क्या गलत है ना? बस मेरे पीछे आओ, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ये हुआन ने अपनी आंखें घुमाई और सोचा, तुम सिर्फ एक कम उम्र की लड़की हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता?
इसके बाद वह सोअरिंग हेवन मेंशन के कपड़े और पहचान बैच के कुछ सेट इकट्ठा करने के लिए विविध हॉल में गए और आसपास से कुछ जानकारी मांगी। हालांकि उसके पास और कुछ नहीं था, फिर भी उसके पास कई विकल्प थे। उदाहरण के लिए वह बेचने के लिए कुछ चीज़ों के बदले में अपने डिवोरेंट पॉइंट्स का उपयोग कर सकता था, फिर उसके पास कुछ स्टार्टअप फंड होंगे। विविध हॉल से निकलने के बाद सोंग सुइजिंग ने भी पूछा, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? बस मेरे पीछे आओ, तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? ये हुआन उत्तर देने में बहुत आलसी था। क्या ये कहना तुम्हें मार डालेगा? सोंग सुइजिंग ने मुंह फुलाया, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी ढंग से उसका पीछा किया। इसके बाद उसे पता चला कि ये हुआन अंडरवर्ल्ड मेंशन के वेपन हॉल में आ गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हथियार खरीद रहे हो? सोंग सुइजिंग पूछे बिना नहीं रह सका। ये हुआन ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अंदर चला गया। आज अंडरवर्ल्ड मेंशन का वेपन हॉल बहुत शांत था, वहाँ केवल एक युवक बैठा किताब पढ़ रहा था। जब युवक ने ये हुआन को देखा तो उसने जल्दी से उसका स्वागत किया। जूनियर भाई, आप अभी अभी सोअरिंग हेवन मेंशन में दाखिल हुए हैं, है ना? आपको क्या चाहिए? उसने देखा कि ये हुआन और सोंग सुइजिंग अपरिचित थे, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वे यहाँ थे। वरिष्ठ भाई, क्या आप यहाँ मिडिल ग्रेड स्पिरिट टूल्स स्वीकार करते हैं? ये हुआन ने पूछा। मध्य ग्रेड स्पिरिट टूल्स? हाँ, लेकिन ये गुणवत्ता पर निर्भर करता है। युवक ने सिर हिलाया। सोअरिंग हेवन मेंशन एक बड़ा संप्रदाय था, गणने में कई प्रतिभाएं थीं। अंडरवर्ल्ड हवेली में अभी भी कुछ मिडिल ग्रेड स्पिरिट रैंक लोहार थे। कभी कभी वे बेचने के लिए कुछ स्पिरिट टूल्स बनाते थे, जिससे अनुभव मिशन करने की तुलना में उनका बहुत समय बच जाता था। ये हुआन ने भक्षण स्थान से 3 ठंडी रोशनी वाली तलवारें निकाली और उन्हें सौंप दिया। ये 3 मध्य ग्रेड स्पिरिट तलवारें मेरे द्वारा बनाई गई थीं। वरिष्ठ भाई, एक नज़र डालें। युवक ने कोल्ड लाइट तलवार ली और आश्चर्य से कहा, उत्कृष्ट कारीगरी, बुरी नहीं, बुरी नहीं। जूनियर भाई, क्या आपको ये हुआन कहा जाता है? ये सही है। ये हुआन ने सिर हिलाया। मैं ये 3 मिडिल ग्रेड स्पिरिट तलवारें प्रत्येक 500 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल के लिए खरीद सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं जूनियर भाई? युवक ने पूछा। जरूर। ये हुआन ने फिर से अपना सिर हिलाया। अब उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कॉस्मॉस रिंग से 500 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल भी निकाले और लेनदेन पूरा किया। हालांकि उसके बाद ये हुआन ने एक और हथियार निकाला और उसे युवक को सौंप दिया। वरिष्ठ शिष्य, इस पर एक नजर डालें। युवक ने हथियार प्राप्त किया और उसे करीब से देखा। एक बार फिर वह चौंक गया। एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार, और यह स्कारलेट फ्लेम पाउडर के साथ मिश्रित है, जिससे घावों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। कनिष्ठ शिष्य, आप यह उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बेच रहे हैं? हाँ, ये हुआन ने उत्तर दिया। युवक आश्चर्यचकित था, लेकिन जब उसने मूड पर नाम देखा तो वह आश्चर्य से चिल्लाया, ये हुआन, तुम ही हो जिसने इस उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार को बनाया है? इस बार सोंग सुइजिंग भी हैरान रह गए। ये हुआन, वह एक उच्च पद का आध्यात्मिक हथियार शिल्पकार था। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, फिर उसने अपनी आंखें केंद्रित की और मूड पर ये हुआन नाम पाया। ये कैसे संभव है? आप इतने छोटे हैं, आप एक उच्च पद के आध्यात्मिक हथियार शिल्पकार कैसे हो सकते हैं? वह भी चौंक गई। क्या आपने नहीं सुना कि आप किसी किताब को उसके आवरण से नहीं आंक सकते? क्या आपको लगता है कि सभी उच्च पद के आध्यात्मिक हथियार शिल्पकार बुरे आदमी हैं? ये हुआन ने सोंग सुइजिंग पर तिरस्कारपूर्ण नजर डालते हुए बेरहमी से परेशान किया। सोंग सुइजिंग को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ग्रेट सोंग राजवंश में उच्च पद के आध्यात्मिक हथियार शिल्पकार थे, लेकिन वह पहले से ही 80 वर्ष के थे और वह अभी भी ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के चरम पर थे। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये हुआन, जो केवल अर्ली ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र में था, एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बनाने में सक्षम होगा। वह केवल 16 साल का था। यदि वह दैवीय मूल क्षेत्र में पहुंच गया तो क्या इसका मतलब यह था कि वह भविष्य में पृथ्वी पर हथियार बनाने में सक्षम होगा? कनिष्ठ शिष्य, क्या आपके पास कोई और उच्च पद के आध्यात्मिक हथियार हैं? युवक ने उत्साह से पूछा। उच्च रैंक वाले आध्यात्मिक हथियार दुर्लभ थे, यहाँ तक कि जिन लोगों को रैंकिंग सूची में स्थान दिया गया था उनके पास उच्च रैंक वाले आध्यात्मिक हथियार नहीं थे। मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन यदि आपके पास सामग्री है तो मैं फोजिंग जारी रख सकता हूँ। मैं इस रेजिंग फ्लेम तलवार को यहाँ इसलिए लाया क्योंकि मैं उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए कुछ सामग्री प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ शिष्य के पास कोई है? ये हुआन ने पूछा। उन्होंने इस धधकती तलवार को खरीदने के लिए 20 मिलियन डिवोर पॉइंट खर्च किए थे। हाँ, जूनियर भाई, क्या आप इस उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियार को लंबे समय तक बना सकते हैं? युवक ने आंखें फैलाकर पूछा। जरूर। सीनियर भाई, क्या आप लंबे समय तक साथ काम करना चाहते हैं? वह सर्वश्रेष्ठ के लिए होगा। ये और भी अच्छा होगा यदि आप हमें कुछ छूट दे सकें। ये हुआन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह एक मुनाफाखोर की तरह लग रहा था। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटें। यह कोई समस्या नहीं है। चलो, एक जीत की स्थिति है। आओ बैठें और बात करें। युवक ने जल्दी से ये हुआन को बैठने के लिए खींच लिया। उन दोनों ने कीमत पर चर्चा शुरू कर दी। इस दौरान ये हुआन को यह भी पता चला कि इस युवक को इस हथियार की दुकान का मालिक जियांग यू कहा जाता था। इससे ये हुआन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह संपत्ति सोअरिंग हेवन मेंशन की नहीं, बल्कि उनके शिष्यों की होगी। अंत में उन्होंने 1500 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल की कीमत तय की। ये हुआन को लगा कि यह एक अच्छा विचार है, इसलिए वह सहमत हो गया। यदि उसके पास फोजिंग सामग्री होती तो वह उन्हें दूसरों को ऊंची कीमत पर बेच सकता था, लेकिन ऐसा करने से जियांग यू को ठेस पहुंचेगी। ये हुआन ने जियांग यू की ताकत को भी महसूस किया। वह विशेष रूप से मजबूत नहीं था, केवल सच्चे अंधेरे क्षेत्र के मध्य चरण में। हालांकि जो कोई अंडरवर्ल्ड हवेली में हथियार की दुकान खोल सकता है, उसकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली होनी चाहिए। उसके साथ सहयोग करने से उसे बहुत परेशानी से बचाया जा सकेगा। जहां तक फोजिंग सामग्री का सवाल है, जियांग आप उन्हें ये हुआन को प्रति सेट 200 मिड ग्रेड क्रिस्टल पर बेचेंगे। ये हुआन ने अपने दिल में गणना की। उनके पास पहले 45 मिलियन डिवोर पॉइंट थे, लेकिन उन्होंने सोंग सुइजिंग पर 10 मिलियन और ब्लेजिंग स्वॉर्ड पर 20 मिलियन खर्च किए थे, इसलिए उनके पास 15 मिलियन डिवोर पॉइंट बचे थे। ब्लेजिंग स्वॉर्ड के ब्लूप्रिंट की लागत 5 मिलियन होगी, साथ ही क्राफ्टिंग शुल्क के लिए 5 मिलियन भी होंगे। सावधानीपूर्वक गणना के बाद यदि वह पहली धधकती तलवार बनाना चाहता है तो उसे सामग्री के लिए 10 मिलियन डिवोर पॉइंट और 200 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल खर्च करने होंगे। इसके अलावा अगर वह भविष्य में फौज करना चाहता था तो उसे ब्लूप्रिंट की आवश्यकता नहीं होगी। वह हर बार 5 मिलियन डिवोर पॉइंट बचा सकता था। यह एक बहुत बड़ा लाभ था। जियांग आपने तुरंत 1300 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल और लोहार सामग्री का एक सेट निकाला।
जहां तक ये हुआन का सवाल है, उसने वेपन हॉल के पीछे फोजिंग रूम उधार लिया था। 2 दिन बाद एक बिल्कुल नई धधकती तलवार बनाई गई। अब जियांग यू और सोंग सुइजिंग दोनों का मानना था कि वह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार स्मिथ था। रेजिंग फ्लेम तलवार जियांग यू को 1500 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल में बेची गई थी। फिर जियांग यू ने सामग्रियों का एक और सेट तैयार किया और ये हुआन ने फोजिंग जारी रखी। 2 दिन बाद दूसरी धधकती तलवार जाली बन गई। ये हुआन ने अन्य 1300 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल लिए और उन्हें निगलने के बाद उसके पास 13 मिलियन डिवोर पॉइंट थे। इस समय उनके डिवोर पॉइंट बढ़कर 2600 से अधिक हो गए थे। 10,000 साथ ही धधकती तलवार के लिए फोजिंग सामग्री का एक सेट। 6 दिन और बीत गए। ये हुआन ने 3 धधकती तलवारें बनाई। इस समय उनके डिवोर पॉइंट 52 मिलियन तक पहुंच गए थे और साथ ही उनके पास ब्लेजिंग तलवार के लिए फोजिंग सामग्री का एक अतिरिक्त सेट था। अगले 10 दिनों के बाद जब उन्होंने 10वीं ब्लेजिंग तलवार जियांग यू को बेची और अधिकांश मध्य श्रेणी के क्रिस्टल खा लिए, तो अंततः उन्होंने एक अनूठी सिस्टम अधिसूचना ध्वनि सुनी। डिंग, मेजबान सच्चे अंधकार क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया है। वह आखिरकार टूट गया था। 10 धधकती तलवारों ने भी उसके डिवोर पॉइंट्स को एक बड़ी बाधा को तोड़ने की अनुमति दी थी, जो 100 मिलियन से अधिक तक पहुंच गई थी। हालांकि डिवोर पॉइंट्स की यह मात्रा उनके लिए अपनी सभी वंशावली को उच्च स्तर पर अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 20 दिनों तक व्यस्त रहने के बाद ये हुआन बोरियत से विस्फोट करने वाला था। उसके लिए एक धधकती तलवार बनाने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी, 2 दिन की बिल्कुल भी नहीं। हालांकि संदेह पैदा न करने के लिए वह केवल 2 दिनों के लिए फोजिंग रूम में रह सकता था और इस गति को पहले से ही तेज माना जाता था। 18 धधकती तलवारें जियांग यू के लिए कुछ समय के लिए डींगे हाँकने और फिर उन्हें कम से कम 2000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल में बेचने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा जियांग आपके पास उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी, इसलिए ये हुआन के पास आराम करने के लिए कुछ समय था। जब वह अपने आंगन में लौटा तो उसने सोंग राजवंश की राजकुमारी सोंग सुइजिंग को पत्थर की मेज पर पालथी मारकर खेती करते हुए पाया। इस समय सोंग सुइजिंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। ये हुआन को देखने के बाद उसने सदमे में कहा, आखिरकार आप वापस आने को तैयार हैं? क्यों, क्या तुम्हें मेरी याद आई? ये हुआन ने लापरवाही से पूछा। वाह, मैं तुम्हें मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सोंग सुइजिंग पत्थर की मेज से नीचे कूद गया और चिल्लाया, 2 दिनों में एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार, ये सोंग राजवंश के उच्च श्रेणी के लोहारों की तुलना में तेज है। क्या वे धधकती तलवारें सचमुच आपके द्वारा बनाई गई थीं? वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि फोजिंग और खेती एक ही थी। उन दोनों को बसने के लिए समय की आवश्यकता थी और रातों रात सुधार नहीं किया जा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सोचें कि मेरी रिंग ऑफ कॉस्मॉस में 10 धधकती तलवारें हैं? यदि हाँ, तो मैं उन्हें बाहर निकालकर क्यों नहीं बेच देता? ये हुआन ने उत्तर दिया। कौन जानता है कि क्या आप नर्क की जागीर में पैर जमाने के लिए कुछ तरकीबें लेकर आए हैं? सोंग सुइजिंग को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वह ये हुआन के सामने चली तो उसने पाया कि ये हुआन 20 दिन पहले से अलग था। आपका क्षेत्र, आप टूट गए? सोंग सुइजिंग ने चौंकते हुए पूछा। जैसा कि ग्रेट सॉन्ग की राजकुमारी से अपेक्षा की गई थी। ये सही है, मैं एक ही समय में फोजिंग और खेती कर रहा हूँ। मैं सच्चे गहन क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया हूँ। क्या लगता है? अद्भुत है ना? ये हुआन ने कुछ भी नहीं छिपाया। पहले वतांग तियान और सोंग सुइजिंग जैसे सच्चे गहन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे, लेकिन उनके पास उच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट और उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियारों का अभाव था, इसलिए वह आश्वस्त नहीं थे। हालांकि ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंचने के बाद उन्हें विश्वास था कि वह उन दोनों को हरा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं 20 दिनों से कड़वी खेती कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी तुलना एक ही समय में फोजिंग और खेती से नहीं कर सकता। सोंग सुइजिंग के चेहरे पर अजीब सा भाव था। इसकी मदद नहीं की जा सकती। इससे केवल ये पता चलता है कि मेरी प्रतिभा आपसे ऊंची है। ये हुआन ने कंधे उचकाए। सोंग सुइजिंग की पिचकी हुई अभिव्यक्ति को देखकर उनका दिल पहले से ही खुशी से खिल रहा था। एक निचले स्तर के साम्राज्य का एक व्यक्ति जो एक राजवंश की राजकुमारी या यहाँ तक कि युवराज से भी अधिक प्रतिभाशाली था, वास्तव में गर्व करने लायक था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सोंग सुइजिंग ने तिरस्कार के साथ कहा। मैं अगले आधे महीने में ट्रू प्रोफाउंड दायरे के मध्य चरण में पहुंच जाऊंगा। उसे शर्म महसूस हुई कि वह ये हुआन से हार गई है। हालांकि उसकी बड़ी पानी वाली आंखों की जोड़ी अभी भी कभी कभी ईर्ष्यालु रूप दिखाती है। ये सुनकर ये हुआन भी दंग रह गया। अचानक वह मुस्कुराया और कहा, तो क्या आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं? तेजी से तोड़ो, आपके पास क्या विचार हैं? गीत सुइजिंग की आंखें अचानक चमक उठीं। जाहिर तौर पर उसकी इसमें दिलचस्पी थी। हाँ, ये हुआन ने समझाया नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ हाथ की मुहरें बनाई। तभी आसपास से तेज आवाज आई। धुंध छाई थी। आत्मा सरणी, आप आत्मा एकत्रित सरणी को जानते हैं? सोंग सुइजिंग ने कहा। उसे अचानक याद आया कि ये हुआन ने पहले भी इस सरणी का उपयोग किया था। इस सरणी के कारण ही उसे ये हुआन ने जीवित पकड़ लिया था। इसके अलावा सोंग चेंग ने यह भी कहा था कि ये हुआन जानता था कि भ्रम सरणी कैसे स्थापित की जाती है। ये सही है, मैं जानता हूँ कि स्पिरिट गैदरिंग एरे का उपयोग कैसे करना है और मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। ये हुआन मुस्कुराया, फिर जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया। रुको, मेरे लिए स्पिरिट गैदरिंग एरे स्थापित करने में कितना खर्च आता है? सोंग सुइजिंग ने जल्दबाजी में ये हुआन को रोक दिया। अगर मुझे ठीक से याद है तो आपके पास कोई क्रिस्टल नहीं है ना? ये हुआन ने पलटकर पूछा। ठीक है, आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ कमाया है। यदि तुम मुझे कुछ उधार दोगे तो तुम नहीं मरोगे, सोंग सुइजिंग ने कुछ असंतोष के साथ कहा। ये हुआन ने धीरे से कहा, आत्मा एकत्र करने वाली सरणी स्थापित करना आसान नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास क्रिस्टल की कमी नहीं है। जब तक आप पर मुझ पर एक और एहसान है, साथ ही पिछला भी, तब तक ये 2 ही रहेगा। नहीं, सोंग सुइजिंग ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। मैं अपनी इस आत्मा एकत्रित करने वाली संरचना के लिए एक नींव बना सकता हूँ। इसे हर दिन बनाए रखने के लिए केवल 2 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें भविष्य में इसकी आवश्यकता नहीं होगी, ये हुआन ने जोड़ा। सोंग सुइजिंग ने यह सुना और अविश्वास का सामना करते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि नींव कैसे बनाई जाती है? आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। अलविदा। ये हुआन का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। रुको, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये सिर्फ 2 एहसान हैं, सोंग सुइजिंग ने तुरंत कहा। क्लैंग, दरवाजा फिर से खुला और ये हुआन मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे कमरे में नींव बनाऊंगा, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है।
10 मिनट बाद स्पिरिट गैदरिंग एरे पूरा हो गया और स्वर्ग और पृथ्वी के आसपास के युआन क्यूई आंगन में इकट्ठा होने लगे। नर्क के निवास में स्वर्ग और पृथ्वी का युआन क्यूई स्वर्ग के निवास से बह रहा था। इस बार येहुआन ने स्वर्ग और पृथ्वी के युआन क्यूई को एक साथ इकट्ठा किया और उसकी खेती की दक्षता कम से कम दोगुनी हो गई। समाप्त होने के बाद येहुआन ने दरवाजा खोला और बहुत उदारता से 100 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल निकाले। उन्होंने उन्हें सोंग सुइजिंग को सौंप दिया और कहा, ये 100 क्रिस्टल आपके लिए हैं। आपको उन्हें बाद में मुझे लौटाना होगा। स्टिंगटी लड़का, सोंग सुइजिंग ने मन ही मन असंतोष से कहा। उसने येहुआन के सामने ये कहने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वह अपनी बातें वापस ले लेगा। हालांकि ये स्पिरिट गैदरिंग एरे अब तक देखी गई सबसे अच्छी एरे थी। इसने पूरे आंगन को कवर किया और यहाँ खेती करने से आधे प्रयास के साथ परिणाम दोगुना हो जाएगा। आप जानते हैं कि हथियारों को कैसे परिष्कृत किया जाता है, आप जानते हैं कि सरणियाँ कैसे स्थापित की जाती हैं और आपके पास इतनी उच्च योग्यता है। क्या आप सचमुच निम्न स्तरीय साम्राज्य से हैं? सोंग सुइजिंग पूछे बिना नहीं रह सका। क्या आपको लगता है कि मैं किसी साम्राज्य का राजकुमार हूँ? येहुआन ने जवाब दिया। आप एक जैसे नहीं दिखते। मुझे यह मत बताओ कि जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे तब तुमने खेती करना शुरू कर दिया था। सोंग सुइजिंग को संदेह की दृष्टि थी। येहुआन का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसने कहा, वास्तव में मैं पहले से ही 100 साल का राक्षस हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद वह अपने कमरे में लौटने के लिए तैयार हो गया। इस समय सोंग सुइजिंग ने उन्हें फिर से बुलाया। ठीक है, जब तुम यहाँ नहीं थे तो एक बड़ा फैटी तुम्हारी तलाश में आया था। सोंग सुइजिंग को अचानक ये बात याद आ गई। बड़ा फैटी? येहुआन अपने कदमों में रुक गया। उसे झाओ पैन का जिक्र करना चाहिए, है ना? जिसके बारे में बोलते हुए सोआरिंग फर्मामेंट हवेली में प्रवेश करने के बाद वह झाओ पैन की तलाश में नहीं गए थे। मैं समझता हूँ, येहुआन ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि कुछ कदम उठाने के बाद वह रुक गया और पूछने के लिए पीछे मुड़ा, क्या आप कोई सौदा करने में रुचि रखते हैं? क्या? सोंग सुइजिंग ने अपनी बड़ी चमकीली आंखें झपकाईं और पूछा। आप मुझे हाई ग्रेड स्पिरिट ग्रेड मार्शल आर्ट नहीं सिखाएंगे, लेकिन आप कम से कम मुझे मिड ग्रेड स्पिरिट ग्रेड मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, है ना? मैं इसे क्रिस्टल पत्थरों से खरीदूंगा, येहुआन ने पूछा। सोंग सुइजिंग ने सिर हिलाया और कहा, एक मध्य श्रेणी की स्पिरिट ग्रेड मार्शल आर्ट? ये ठीक है, लेकिन आप इसे फैला नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। केवल 2 लोग, येहुआन ने जोड़ा। यह सोंग सुइजिंग एक पल के लिए झिझके, लेकिन अंत में उन्होंने सिर हिलाया। इस समय उसके पास खेती के कोई संसाधन नहीं थे, इसलिए वह अपनी उच्च श्रेणी की स्पिरिट ग्रेड तलवार नहीं बेच सकती थी, है ना? उस समय येहुआन ने उनसे 4 मध्य श्रेणी की स्पिरिट ग्रेड मार्शल आर्ट सीखी, जो आक्रामक, रक्षात्मक, आंदोलन और खेती के तरीके थे। उन्होंने कुल 1000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर खर्च किए। ये 4 मध्य श्रेणी की स्पिरिट ग्रेड मार्शल आर्ट सभी शीर्ष श्रेणी की थी, इसलिए कीमत अभी भी महंगी मानी जाती थी। इन 4 मार्शल आर्ट के साथ झाओ पैन और जियांग जियान निश्चित रूप से 1 वर्ष के भीतर गहन रैंकिंग बोर्ड में शामिल होने में सक्षम होंगे। निवास छोड़ने के बाद येहुआन जियांग यू से पूछने गए, फिर गहन विभाग हवेली में गए। अंडरवर्ल्ड हवेली और गहन विभाग हवेली आस थे, इसलिए यात्रा बहुत दूर नहीं थी। 1 घंटे तक दौड़ने के बाद येहुआन ने प्रोफाउंड डिपार्टमेंट हवेली में भी सफलतापूर्वक प्रवेश किया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि झाओ पैन और जियांग जियान कहाँ रहते हैं। अरे वरिष्ठ भाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पिछले महीने गहन विभाग हवेली में प्रवेश करने वाले शिष्य कहाँ रहते हैं? येहुआन ने प्रोफाउंड डिपार्टमेंट मेंशन के एक शिष्य को सीधे रोका जो वहां से गुजर रहा था। जब अंडरवर्ल्ड मेंशन के शिष्य ने येहुआन को अचानक प्रकट होते देखा तो वह इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट लगभग गीली कर ली। उन्हें समझ नहीं आया कि एक मध्य श्रेणी का ट्रू एनर्जी स्टेज व्यक्ति इतना तेज कैसे हो सकता है। हालांकि जब उसने येहुआन के कपड़े देखे तो वह शांत हो गया और एक दिशा की ओर इशारा किया। तो यह अंडरवर्ल्ड हवेली का जूनियर भाई है, वे वहीं रहते हैं। मुझे बताने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। ऐसा कहने के बाद येहुआन ने एक बड़ा कदम उठाया और चला गया। उनकी गति शिष्य की प्रतिक्रिया से परे थी। टीएस ये कंसीलमेंट पल वास्तव में अच्छा है। वह सोचता है कि मैं केवल मध्य श्रेणी के ट्रू एनर्जी स्टेज पर हूँ, येहुआन ने दौड़ते समय मन में सोचा। द कंसीलमेंट पल एक खजाना था जिसे उन्होंने भक्षण प्रणाली से बदला था। यह उसके साधना स्तर को छिपा सकता है। जब तक उनकी खेती का स्तर उनसे बहुत अधिक नहीं होगा तब तक इसकी खोज करना बहुत मुश्किल होगा। अध्याय का अंत जल्द ही येहुआन प्रोफाउंड विभाग के नवागंतुक के आवासीय क्षेत्र में पहुंचे। हालांकि इससे पहले कि वह प्रवेश कर पाता, उसने लोगों के एक बड़े समूह को बाहर एक लाइन में खड़ा देखा। सभी कपड़े की थैली पकड़कर किसी और को थमा रहे थे। क्या चल रहा है? येहुआन आश्चर्यचकित होकर भागा और पाया कि झाओ पैन और जियांग जियान भी लाइन में थे। वह तुरंत चिल्लाया, फैटी भाई। झाओ पैन, जो भीड़ में था, ने यह आवाज़ सुनी और तुरंत पलट गया। जब उसने येहुआन को देखा तो उसका चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा। हालांकि इससे पहले कि येहुआन पास आ पाता, एक और आवाज़ ने उसे पुकारा, अंडरवर्ल्ड पैलेस के शिष्य, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। येहुआन अपने रास्ते पर रुक गया जब उसने एक युवक को अपनी ओर चलते देखा। मैं एक दोस्त की तलाश में हूँ, येहुआन ने उत्तर दिया। वे सभी एक ही संप्रदाय के शिष्य थे, इसलिए उन्हें एहसान वापस करना पड़ा। एक दोस्त की तलाश में? फिर आप यहाँ तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि वे भुगतान न कर दें। युवक ने अपना हाथ लहराया और येहुआन को बगल में खड़े होने का इशारा किया। भुगतान करें? ये सुनकर येहुआन की अभिव्यक्ति बदल गई। मुझे याद है कि अंडरवर्ल्ड पैलेस का भी यही नियम है। क्या तुम नहीं जानते? प्रत्येक नए शिष्य को हर महीने 5000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों का भुगतान करना पड़ता है और उन्हें 1 वर्ष के लिए भुगतान करना पड़ता है। युवक ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त करने के बाद हंसते हुए कहा, यदि आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है तो आप इसे मुझे दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर अंत में भुगतान किसके पास जाता है? येहुआन ने पूछना जारी रखा। वहीं उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली और पाया कि यहाँ 200 से ज्यादा लोग हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति 5000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का भुगतान करता है तो यह प्रति माह 10 लाख होगा, जो 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल के बराबर था। प्रति माह 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल, फिर 1,20,000 प्रति वर्ष। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। आखिरकार उन्होंने 20 दिनों से अधिक समय तक कड़ी मेहनत की थी और केवल 10,000 से थोड़ा अधिक कमाया था। येहुआन के ये सवाल पूछने के बाद युवक अधीर हो गया और चिल्लाया, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? आपके पास इतनी बकवास क्यों है? अपनी बात खत्म करने के बाद उसने येहुआन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। एकमात्र ट्रू एनर्जी इंटरमीडिएट स्टेज कल्टिवेटर ने इतना अहंकारी होने का साहस किया।
एक कुरकुरी आवाज़ निकली, लेकिन ये किसी हाथ द्वारा उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की आवाज़ नहीं थी। इसके बजाय ये हड्डियों के टूटने की आवाज़ थी। युवक एक पल के लिए रुका, इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति बेहद भयावह हो गई। फिर उसने एक दयनीय चीख निकाली, आह! जब लोगों के समूह ने यह दृश्य देखा तो वे अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सके। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पर परेशानी, बड़ी परेशानी। उन्होंने ये हुआन को युवक की बांह तोड़ते देखा। ये हुआन, तुम क्या कर रहे हो? झाओ पैन जल्दी से चिल्लाया और भाग गया। युवक ने भी दी प्रतिक्रिया। वह चिल्लाया और ये हुआन पर हमला कर दिया, लेकिन जब ये हुआन ने उसे लात मारी तो उसकी मुट्ठी अभी भी हवा में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे ट्रू एलिमेंट इंटरमीडिएट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट ने अपन कर दिया है। बदबूदार लड़के, भले ही आप अंडरवर्ल्ड पैलेस से हों, आज जाने के बारे में मत सोचो। अन्य दो चरम ट्रू एनर्जी बाउंड्री कृषक दौड़ पड़े, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी को ये हुआन ने उड़ा दिया। किसने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ? ये हुआन ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने झाओ पैन की ओर देखा और पूछा, फैटी ब्रो, क्या हो रहा है? अय्या, तुम बड़ी मुसीबत में हो। वे महान तांग राजवंश से हैं। झाओ पैन ने घबराए हुए भाव से कहा। तो क्या होगा यदि वे महान तांग राजवंश से हैं? ये हुआन को पता था कि झाओ पैन महान तांग राजवंश का जिक्र कर रहा था, न कि महान तांग राजवंश के शिविर का। आखिरकार राजवंशों के बीच युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था। वह पैसे इकट्ठा करने और उसे सौंपने का प्रभारी है। हालांकि भले ही जिन लोगों को आपने पीटा है वे महान तांग राजवंश से हैं, आपने 5 अलग अलग शक्तियों को भी नाराज किया है। झाओ पैन का चेहरा जोर से हिल गया। ये हुआन हैरान था। वह पूछता रहा, कौन सी 5 शक्तियां? द ग्रेट सॉन्ग, ग्रेट यान, ग्रेट टैंग और ग्रेट जो राजवंश हर साल लोगों को सोअरिंग फर्मेंट मेंशन में भेजते हैं। इसलिए उनके लोग लंबे समय से एक साथ इकट्ठे हुए हैं और 4 महान शक्तियों का गठन किया है। इसके अलावा डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस भी है। डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस की स्थापना मध्य प्रांत के कुछ परिवारों द्वारा की गई थी। वे सबसे मजबूत हैं, झाओ पैन ने कहा। मध्य प्रांत, ये हुआन को इस जगह की कुछ समझ थी। सोरेन फर्मामेंट हवेली पूर्वी प्रांत में थी, स्वर्गीय युआन संप्रदाय दक्षिणी प्रांत में था और मध्य प्रांत पूर्वी प्रांत में था। 4 महान राजवंशों के लोगों को भर्ती करने के अलावा सोअरिंग फर्मामेंट मेंशन प्रतिभाओं को खोजने के लिए मध्य प्रांत भी गया। यदि कोई गणना करे तो मध्य प्रांत के लोगों की संख्या 4 महान राजवंशों के लोगों की कुल संख्या के लगभग बराबर थी। तो आप कह रहे हैं कि धन एकत्र होने के बाद इसे 5 महान शक्तियों के बीच विभाजित किया जाएगा? ये हुआन कुछ हद तक समझ गया। ये सही है, चूंकि आपने उन्हें पीटा है, ये 5 महान शक्तियों में से एक को दुश्मन बनाने के बराबर है। ये बुरा है, वे पहले ही सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल करने जा चुके हैं। तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। झाओ पैन ने देखा कि ग्रेट तांग राजवंश के कुछ लोग पहले ही जा चुके थे। वह तुरंत ये हुआन को दूर खींचने के लिए तैयार हो गया। तो क्या? ये सुनकर ये हुआन नहीं हिला। स्वर्ग, पृथ्वी, गहरा और पीला। हालांकि गहन विभाग और आंतरिक महल के बीच एक बड़ा अंतर था, फिर भी गहन विभाग में कई विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि कुछ हाफ सटेप ओरिजिन कोर रियलम विशेषज्ञ भी थे। यदि यह कोई अन्य स्थान होता तो ये हुआन स्वाभाविक रूप से काय की तरह छिप जाता। हालांकि वह भाग सकता था, लेकिन मंदिर नहीं भाग सका। ये सोअरिंग फर्मामेंट हवेली थी। अगर वह चला गया तो मुसीबत झाओ पैन पर आ पड़ेगी। इसलिए वह निश्चित रूप से नहीं छोड़ सकता था। लगभग 200 शिष्य जो अभी अभी गहन विभाग हवेली में दाखिल हुए थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वे ये हुआन जितने अज्ञानी नहीं थे। वे सभी एक दूसरे को ऐसे देखते थे जैसे वे किसी अच्छे शो को देखने का इंतजार कर रहे हों। जल्द ही प्रोफाउंड डिपार्टमेंट मेंशन की वर्दी पहने एक हट्टा कट्टा आदमी लोगों के एक समूह के साथ आया। तुम ही हो जिसने मेरे लोगों को पीटा। वह हट्टा कट्टा आदमी तेजी से आगे बढ़ा और उसकी नजर ये हुआन पर पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एकमात्र उपस्थित व्यक्ति था जिसने अंडरवर्ल्ड मेंशन की वर्दी पहनी थी। ये सही है, ये हुआन ने तुरंत सिर हिलाया। नवजात बछड़े वास्तव में निडर होते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप अंडरवर्ल्ड हवेली के शिष्य हैं, आपकी स्थिति गहन विभाग हवेली से ऊंची है? हटे कट्टे आदमी ने सवाल किया। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये हुआन ने अपना सिर हिलाया। हट्टा कट्टा आदमी तुरंत गुस्से में चिल्लाया, तो क्या आपको लगता है कि इस फैटी को उन्हें पीटने के बाद भुगतान नहीं करना पड़ेगा? आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या आप मुद्दे पर नहीं पहुंच सकते? ये हुआन ने आह भरी और अधीरता से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुद्दा यह है कि यह मत सोचो कि तुम आज सुरक्षित निकल जाओगे। जैसे ही उस हटे कट्टे आदमी की बात खत्म हुई, उसका पूरा शरीर चीते की तरह बह गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही ये हुआन के सामने आ गया। फिर उसने एक मुक्का मारा। धमाका! अचानक एक मुट्ठी उसके हाथ से टकरा गई। गहन ऊर्जा के 2 विस्फोट टकराए, जिससे तुरंत एक बड़ा झटका लगा जिससे झाओ पैन उड़ गया। हट्टा कट्टा आदमी चौंक गया और बोला, मध्यम स्तर का सच्चा गहरा क्षेत्र। आप निर्णायक गीत हैं। ये कैसे संभव है? ये हुआन हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अचानक प्रोफाउंड क्यूई की एक और लहर उठी और एक पल में हटे कट्टे आदमी को उड़ा दिया। द्वितीय स्तर की दहाड़। यदि आप निर्णायक गीत नहीं हैं तो आप मध्य चरण के सच्चे गहन दायरे में क्यों हैं? हटे कट्टे आदमी ने अपना दाहिना हाथ ढक लिया और हैरानी से पूछा। वह गहन विभाग हवेली के पुराने शिष्य थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सुना था कि महान सांग राजवंश में एक सुपर जीनियस था जिसे एजुकेटर सॉन्ग कहा जाता था। उनकी ताकत पहले ही मध्य चरण के सच्चे गहन दायरे तक पहुंच चुकी थी। हालांकि उन्होंने निर्णायक गीत का एक चित्र देखा था। बाद वाले की आकृति लंबी थी और वह बिल्कुल भी उसके सामने नहीं था। निर्णायक गीत ही एकमात्र ऐसा गीत है जिसे सच्चे अंधकार क्षेत्र के मध्य चरण में रहने की अनुमति है। इसके अलावा उसने स्वर्गीय निवास में प्रवेश किया। मेरे कपड़े देखो, क्या स्वर्गीय निवास के एक शिष्य को यही पहनना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ये हुआन मुस्कुराया। उसने सोचा कि निर्णायक सॉन्ग ने इसे अच्छी तरह से कवर कर लिया है। कोई नहीं जानता था कि वह सच्चे अंधेरे क्षेत्र के चरम चरण तक पहुंच गया है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। तुम आज यही मरने वाले हो। हटे कट्टे आदमी ने और कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। वो बेपरवाह था अभी अभी। उसे डर था कि वह ये हुआन को एक ही मुक्के से मार डालेगा, इसलिए ये हुआन ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब यह वास्तविक समय था। हालांकि वह अकेला नहीं था जो गंभीर था। ये हुआन ने भी अपनी लड़ाई की भावना को प्रज्वलित किया था। जब से वह टूट गया था उसके बीच उचित लड़ाई नहीं हुई थी। उसके सामने का हट्टा कट्टा आदमी भी सच्चे अंधकार क्षेत्र के मध्य चरण में था, इसलिए वह देखना चाहते थे कि सोअरिंग हेवन मेंशन का वरिष्ठ शिष्य कितना सक्षम था। बूम! एक पल में दोनों आकृतियों के बीच मारपीट हो गई।
दोनों प्रोफाउंड क्यूई की तीव्र टक्कर से एक बड़ा विस्फोट हुआ जो पूरे पहाड़ में फैल गया। इसे गहन विभाग के अन्य हिस्सों में भी सुना जा सकता है। वहीं मौजूद शिष्य दंग रह गए। वे केवल सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में थे। यहाँ तक कि पीक ट्रू एनर्जी क्षेत्र के शिष्य भी ये हुआन और हटे कट्टे आदमी की हरकतों को नहीं पकड़ पाएंगे। वे केवल बाद की छवियों और गगनभेदी ध्वनियों की एक श्रृंखला देख सकते थे। यह आदमी खत्म हो गया है। वह अभी सोअरिंग हेवन मैंशन में दाखिल हुआ और उसने पहले ही तांग राजवंश को नाराज कर दिया था। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। टैंग मिंग एक विशेषज्ञ है जिन्हें गहन सूची में 100 से अधिक स्थान दिया गया है। हम ये भी नहीं जानते कि वह आदमी जीवित रह सकता है या नहीं। कितना दयनीय। वह एक दोस्त को खोजने के लिए आया था लेकिन उसे ऐसी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। कितना दुखद। हालांकि तांगमिंग के थप्पड़ से सच्चे अंधेरे क्षेत्र का एक सामान्य मध्य चरण उड़ गया होगा। यह आदमी वास्तव में टिके रहने में सक्षम है। हालांकि ये लोग येहुआन की हरकतों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके लेकिन वे सुन सकते थे कि लड़ाई बहुत तीव्र थी। लड़ाई का ये स्तर अधिक शक्तिशाली था। यदि कोई सावधान नहीं रहता तो उसे लकवा मार सकता है। किसी भी मामले में उपस्थित बहुत से लोग येहुआन के बारे में आशावादी नहीं थे। बूम बूम बूम। 10 सेकंड की छोटी सी अवधि में येहुआन और साहसी व्यक्ति पहले ही दर्जनों वार कर चुके थे और परिणाम अभी भी निर्णीत था। ये साहसी व्यक्ति काफी मजबूत था लेकिन वह उच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट पर भरोसा कर रहा था। इस उच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट के बिना वह तुरंत येहुआन से हार जाता। हाँ, तो आप किसी भी उच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट को नहीं जानते हैं। चूंकि यह मामला है तो मेरे लिए लेट जाओ। उद्धरण चिन्ह। हट्टा कट्टा आदमी अचानक हंसने लगा और उसकी आभा आसमान छू गई। पर्वत नदी पाम एक हथेली पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर देती है। अत्यंत हिंसक गहन ऊर्जा का विस्फोट एक साथ संघनित हो गया। उस हटे कटे आदमी के हाथ पर थप्पड़ मारकर ऊर्जा का यह विस्फोट उसके द्वारा किया गया जो सीधे येहुआन पर लगा। यह हथेली का प्रहार उनका तुरुप का पत्ता था और एक ही स्तर पर बहुत से लोग नहीं थे जो इसे सीधे ले जा सकें। इसलिए उन्होंने लड़ाई के परिणाम को निर्धारित करने के लिए इस हथेली के प्रहार का उपयोग करने का निर्णय लिया। इस हथेली का सामना करते हुए येहुआन की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। हालांकि वह चकमा नहीं दिया। इसके बजाय वह एक पंच के साथ हमले का सामना किया। मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट एजोर ड्रैगन स्ट्रेंथ। धमाका। धरती को चकनाचूर करने वाली ध्वनि गूंज उठी और पूरा युद्ध क्षेत्र धुएं और धूल से भर गया जिससे वे दोनों गिर गए। वह जीत गया। महान तांग राजवंश के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा। यदि हटे कट्टे आदमी की हथेली का प्रहार उनके शरीर पर पड़ता तो यह निश्चित रूप से उनके शरीर की सभी हड्डियों को चकनाचूर कर देता। येहुआन निश्चित रूप से इसे लेने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि वास्तविकता हर किसी की अपेक्षाओं से अधिक थी। येहुआन ने न केवल हमला किया बल्कि उसने आसानी से पलटवार भी किया। एजो ड्रैगन फोर्स खो जाओ। येहुआन की ताकत अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसने एक मुक्के से उस हटे कट्टे आदमी की हथेली पर प्रहार किया और फिर सीधे उस हटे कट्टे आदमी के पेट पर मुक्का मारा। धमाका। बल से पीठ पर खड़े हटे कट्टे आदमी के कपड़े चकनाचूर हो गए। उड़ते हुए भेजे जाने पर उसका पूरा शरीर धनुष में झुक गया। अगर बाघ अपनी ताकत नहीं दिखाता है तो क्या आपको लगता है कि मैं एक बीमार बिल्ली हूँ? येहुआन ने ठंडी खर्राटे लिए। अभी उसने मोटे आदमी के खिलाफ लड़ने के लिए केवल निम्न श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट टाइगर वुल्फ रोआ का उपयोग किया था। हालांकि एज और ड्रैगन फोर्स जिसका वह अब उपयोग कर रहा था वह एक मध्य श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट थी और यह बेहद शक्तिशाली थी। मिड ग्रेड स्पिरिट वेपन, मिड ग्रेड स्पिरिट वेपन, मिड ग्रेड 100 बीस्ट ब्लडलाइन और बॉक्स ऑफ ब्लडलाइन के साथ मिलकर उनका ये कदम संभवतः एक चट्टान को नष्ट कर सकता है। सारा जहां खामोश था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिसे उड़ाया गया वह येहुआन नहीं बल्कि तांग मिंग था। क्या तांग मिंग हुआन रैंकिंग बोर्ड में 100 से अधिक रैंक वाला विशेषज्ञ नहीं था? वह एक पुराना शिष्य था तो वह एक नए शिष्य को हरा भी कैसे नहीं सकता था? असंभव। आपकी ताकत इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? तांग मिंग जमीन पर लेट गया और मुंह से खून उगल दिया। उसने येहुआन को अविश्वास से देखा। येहुआन अभी नर्क के निवास में प्रवेश किया। ओह ठीक है, मैंने महान तांग राजवंश के क्राउन प्रिंस तांग तियान के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। येहुआन ने एक मुस्कान प्रकट की। येहुआन। इस समय दूर से एक आश्चर्यजनक चिल्लाहट सुनाई दी। येहुआन घूम गया और मुस्कुराया। शैतान की बात करें तो क्या ये तांग तियान नहीं था जिसका एक हाथ निर्णायक सौंद ने काट दिया था? महामहिम। तांग मिंग तुरंत जमीन से उठे और तांग तियान को देखकर सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठी पकड़ ली। तांग तियान तेजी से आगे बढ़ा और येहुआन की ओर देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? महामहिम, महान तांग राजवंशी वह व्यक्ति था जिसने इस वर्ष धन प्राप्त किया था, लेकिन जब यह व्यक्ति आया तो उसने सीधे हमारे लोगों को पीटा। तांग मिंग ने अपनी चोट के कारण हुए दर्द को सहन किया और तांग तियान को स्थिति समझाई। कहानी सुनने के बाद तांग तियान का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, येहुआन क्या तुम परेशानी की तलाश में हो? तांग तियान, मैं परेशानी की तलाश में नहीं हूँ। मैं बस कुछ सवाल पूछ रहा था। कौन जानता था कि तुम्हारे लोग मुझे सीधे मारेंगे और मुझे थप्पड़ मारना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया। येहुआन ने धीरे से कहा और फिर पहले से युवाओं की ओर देखा। तांग तियान ने उसकी नज़र का पीछा किया और तुरंत जो युवक येहुआन को थप्पड़ मारना चाहता था वह इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। वह कांप उठा और बोला, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि वह सच्ची ऊर्जा सीमा के केवल मध्य चरण में था। ओह, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। येहुआन ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। आकर्षण। तांग तियान ने सूंघकर येहुआन की ओर देखा। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं केवल इतना जानता हूं कि आपने मेरे महान तांग राजवंश के लोगों को छुआ। तांग तियान, तुम ही परेशानी की तलाश में हो। जिसने आपका हाथ काट दिया वह एजुकेटर सौंग था, मैं नहीं। इसके अलावा अगर मैंने निर्णायक सौंग को बहला फुसलाकर सौंग सुईजिंग को बंधक नहीं बनाया तो क्या आपको लगता है कि आप जीवित रह सकते हैं? येहुआन की आंखें ठंडी हो गईं। ये तांग तियान थोड़ा कृतघ्न था। चुप रहो। तांग तियान तुरंत चिल्लाया। एजुकेटर सौंग नाम उनका उल्टा पैमाना था। जिसने भी उनके सामने इस नाम का जिक्र करने की हिम्मत की वह उनके खिलाफ जा रहा था। हे, ठीक है, आप इसे कैसे सुलझाना चाहते हैं महामहिम? येहुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वर्तमान वह तांग तियान से डरता नहीं था। तांग तियान केवल सच्चे गहन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। हालांकि उसके पास कई उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट थी, फिर भी वह तांग मिंग को भी हरा सकता था जो ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के मध्य चरण में था। अध्याय का अंत। तांग तियान, क्या बड़ी बात है। अपनी एक भुजा तोड़ो और मैं इसे जाने दूंगा। तांग तियान का लहजा बेहद ठंडा था। महामहिम, ये शुद्ध बदला है।
तुमने अपनी एक भुजा तोड़ दी और अब तुम चाहते हो कि मैं भी ऐसा ही करूं। आप बहुत संकीर्ण सोच वाले हैं। ये हुआन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, जियांग जियान भीड़ से भाग गया और अपनी मुठ्ठियां पकड़ लीं। महामहिम, मैं उनकी मदद करने को तैयार हूं। चुप रहो, क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? तांग तियान ने जियांग जियान द्वारा अपनी सजा पूरी करने का इंतजार नहीं किया और उसे डांटा। इस बार ये हुआन की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। तांग तियान, अगर तुम्हें मेरा हाथ चाहिए तो देखते हैं कि तुम योग्य हो या नहीं। यह मत सोचिए कि आप सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप क्राउन प्रिंस हैं। हर कोई आपसे डरता नहीं है। ये हुआन ने चारों ओर देखते हुए कहा। इस समय कई विशेषज्ञ आसपास एकत्र हुए थे। वे सभी महान तांग राजवंश से थे और उनमें से कम 3 मध्यचरण के सच्चे अंधेरे क्षेत्र में थे। हालांकि उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना था। उन्होंने तुरंत दस्ताने की एक नई जोड़ी बनाने और उन्हें सभी के सामने रखने के लिए डिवोरिंग स्पेस में फोर्जिंग सामग्री का उपयोग किया। यह एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति थी, लैंग्या डिसोलेटिंग हैंड्स। पहले उन्होंने एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति का उपयोग किया था। अब वह एक उच्च श्रेणी का उपयोग कर रहा था। वह देखना चाहता था कि यहाँ कितने लोग उससे मुक्का मार सकते हैं। दोनों पक्ष खंजर खींचे हुए थे और माहौल बेहद तनावपूर्ण था। 200 से अधिक लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं और आवाज करने की हिम्मत नहीं की। शायद ये लड़ाई उनकी एक आवाज की वजह से शुरू होगी। इस समय एक आंकड़ा अचानक बाहर चला गया और दिल से हंसे। हा, यहाँ बहुत जीवंत है। कौन? ऐसे में किसने बोलने की हिम्मत की? सभी की निगाहें अंडरवर्ल्ड पैलेस की वर्दी पहने एक युवक पर टिकी। आप कौन हैं? तांग तियान ने युवक की ओर देखा और पूछा। एक व्यक्ति जो इतनी शांति से बाहर निकल सकता था, वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि ये हुआन ने युवक को पहचान लिया। महामहिम, वह जियांग यू है। तांग मिंग ने धीरे से कहा। वह बोर्ड में नंबर 1 हैं और डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के हॉल मास्टर भी हैं। दिव्य प्रांत गठबंधन। तांग तियान हैरान रह गया। दिव्य प्रांत गठबंधन? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हालांकि पूर्वी क्षेत्र के 4 महान राजवंशों ने हर साल लोगों को सोआरिंग हेवन मेंशन में भेजा, लेकिन वहां अधिक कोटा नहीं था। इतने वर्षों के बाद वहां केवल 100 लोग थे और वे 3 हवेलियों में फैले हुए थे। जहां तक डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस का सवाल है, केवल गहन विभाग में ही 100 लोग थे। शायद केवल 4 महान राजवंशों की संयुक्त सेना ही डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगी। इसके अलावा डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में अलायंस मास्टर और वाइस अलायंस मास्टर के अलावा केवल 4 हॉल मास्टर्स थे। दूसरे शब्दों में जियांग यू की स्थिति तांग तियान से अधिक थी। वरिष्ठ भाई, क्या बात है? तांग तियान ने दोस्ताना अंदाज में पूछा। ये कुछ भी नहीं है। मैंने अभी यहाँ एक दोस्त को देखा, इसलिए मैं नमस्ते कहने आया हूँ। जियान तुम धीरे धीरे आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों, तांग तियान फिर से स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसने देखा कि जियांग यू वास्तव में ये हुआन की ओर चल रहा था तो उसका चेहरा डूब गया। ये हुआन जियांग यू को कैसे जानता था? नहीं, जियांग यू ये हुआन को कैसे जानते थे? ये हुआन, आपने पिछले कुछ दिनों में कड़ी मेहनत की है। आप ठीक से आराम क्यों नहीं कर पाए और गहन विभाग हवेली में क्यों नहीं आ गए? जियान, तुम मुस्कुराकर पास आए। मैं यहाँ 2 दोस्तों को ढूंढने आया हूँ। वरिष्ठ भाई जियान, तुम यहाँ क्यों हो? ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मेरे पास सामग्री खत्म हो गई, इसलिए मैं कुछ उधार लेने के लिए गहन विभाग हवेली के हथियार हॉल में आया। जियांग यू मुस्कुराया, फिर उसकी नज़र झाओ पैन और जियांग जियान पर पड़ी। चूंकि तुम ये हुआन के दोस्त हो तो तुम भी मेरे दोस्त हो। झाओ पैन, पिछले महीने भुगतान किया गया पैसा वापस कर दो। उन्हें भविष्य में अब और भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तांग मिंग ने तांग तियान की ओर देखा, जो थोड़ा सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझका। फिर तांग मिंग ने अपनी इंटरस्पेशियल रिंग से कपड़े के 2 बैग निकाले। प्रत्येक बैग में 5000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल थे, जो 50 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल के बराबर थे। ये क्रिस्टल ये हुआन द्वारा झाओ पैन को दिए गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रोफाउंड डिपार्टमेंट मेंशन में ऐसा कोई नियम होगा। ठीक है, ये गलतफहमी है। तितर बितर हो जाओ, जियांग आपने कहा, और ये हुआन और अन्य 2 के साथ चला गया। दूसरी ओर तांग तियान उदास भाव के साथ वहां खड़ा था। महान तांग राजवंश के क्राउन प्रिंस के रूप में उन्होंने जियांग यू के सामने पादने की हिम्मत भी नहीं की। नए शिष्यों के समूह ने झाओ पैन और जियांग जियान को भी ईर्ष्या से देखा। उन्होंने जियांग यू की बातें स्पष्ट रूप से सुनी थी। अब से कोई भी गहन विभाग हवेली में झाओ पैन और जियांग जियान के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा, यहाँ तक कि तांग तियान भी नहीं। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलट दें। अल्पविराम। जियांग आप ये हुआन और अन्य 2 के साथ चले गए। तांग तियान की नज़र से गायब होने के बाद ये हुआन ने जियांग यू को धन्यवाद दिया। वरिष्ठ भाई जियांग, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि वह लड़ाई से नहीं डरता था। झाओ पैन और जियांग जियान भविष्य में प्रोफाउंड डिपार्टमेंट हवेली में नहीं रह पाएंगे। हालांकि अब यह अलग था। ये हुआन ने तांग मिंग की बातें भी सुनी। अब वह जानता था कि जियांग यू डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस का सदस्य और एक हॉल मास्टर था। हालांकि वह नहीं जानता था कि हॉल मास्टर की स्थिति क्या है। ये देखकर कि कैसे तांग तियान ने पादने की हिम्मत भी नहीं की, ये हुआन जानता था कि जियांग यू एक साधारण व्यक्ति नहीं था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। झाओ पैन और जियांग जियान ने भी आभार व्यक्त किया। ये ठीक है, हम एक ही संप्रदाय के भाई हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि गहन विभाग हवेली के हथियार हॉल में लोगों की कमी है। यदि आप दोनों रुचि रखते हैं तो आप वहां जा सकते हैं और मदद कर सकते हैं। जियान, तुमने मुस्कुराकर कहा था। थैंक यू सीनियर भाई। झाओ पैन और जियांग जियान ने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। सोआरिंग स्काई मेंशन में काम करने में सक्षम होने के लिए किसी की स्थिति निश्चित रूप से औसत शिष्य से अधिक होगी। यहाँ तक कि अगर कोई इनाम नहीं था तो बहुत सारे लोग शामिल होने के लिए लड़ रहे होंगे। वे दोनों यह अवसर पाने में सक्षम थे क्योंकि ये हुआन जियांग यू को जानता था। जियांग आप तुरंत गहन विभाग हवेली के हथियार हॉल में गए और झाओ पैन और जियांग जियान के लिए एक पद की व्यवस्था की। इस तरह झाओ पैन और जियांग जियान को डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में शामिल माना जा सकता है। उसके बाद जियांग यू अपने मामलों पर काम करने चला गया। ये हुआन ने कुछ समय के लिए झाओ पैन और जियांग जियान से भी मुलाकात की और उन्हें मिड ग्रेड स्पिरिट ग्रेड मार्शल आर्ट दिया। इन 4 मिड ग्रेड स्पिरिट ग्रेड मार्शल आर्ट के साथ झाओ पैन और जियांग जियान को 1 साल के भीतर प्रोफाउंड डिपार्टमेंट मेंशन में अपनी स्थिति स्थिर करने की बहुत उम्मीदें थीं। उसी समय ये हुआन ने गुप्त रूप से सोचा कि जब समय आएगा तो वह उन दोनों के लिए एक उग्रलौ तलवार बनाएगा। इस तरह उनके पास सफलता की 90% संभावना होगी।
कुछ समय के बाद जियांग यू ने अपना काम पूरा कर लिया और ये हुआन के साथ अंडरवर्ल्ड हवेली में लौट आया। रास्ते में ये हुआन इस बार मैं 10 उच्च श्रेणी की स्पिरिट हथियार फोर्जिंग सामग्री लाया। मुझे फिर से तुम्हें परेशान करना पड़ेगा, जियांग तुमने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं, ये हुआन लापरवाही से सहमत हो गया। अब जब वह मध्य श्रेणी के ट्रू प्रोफाउंड दायरे में पहुंच गया है तो वह रेजिंग फ्लेम तलवार बनाने के लिए आवश्यक समय को कम कर सकता है। ठीक इसी समय जियांग यू का चेहरा अचानक जम गया। ओह ठीक है, ये हुआन वह महिला जो पहले आपके साथ आई थी, क्या वह ग्रेट सोंग राजवंश की राजकुमारी है? ये हुआन ने सिर हिलाया। तो आप सोंग राजवंश में शामिल हो गए हैं? जियांग तुमने आश्चर्य से पूछा। अब वह समझ गया कि ये हुआन और सोंग सुइजिंग एक साथ रह रहे थे। जाहिर तौर पर उनका रिश्ता सामान्य नहीं था। नहीं, ये हुआन ने अपना सिर हिलाया। जब जियांग यू ने यह सुना तो उसने तुरंत एक मुस्कान दिखाई और कहा, यह अच्छा है। आपको सुनना चाहिए था कि सोरेंग स्काई मेंशन 5 प्रमुख ताकतों में विभाजित है, जो 4 महान राजवंश और दिव्य प्रीफेक्चर गठबंधन है। लगभग सभी शिष्य उनमें से एक में शामिल हो गए हैं। मैं डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस का हॉल मास्टर हूँ। क्या लगता है उद्धरण चिन्ह दिव्य प्रांत गठबंधन में शामिल हो? ये हुआन झिझक गया। ये बहुत अचानक था और वह तैयार नहीं था, इसलिए वह केवल इतना कह सका, वरिष्ठ भाई मैं अभी अभी सोअरिंग हेवन मेंशन में शामिल हुआ हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानता। ये ठीक है, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगा। जियांग आपने देखा कि ये हुआन ने उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया था, इसलिए उन्होंने तुरंत समझाया। दिव्य प्रीफेक्चर गठबंधन की स्थापना मध्य राज्य के शिष्यों द्वारा की गई थी। बेशक डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में 4 महान राजवंशों के लोग भी हैं। द डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में 2 अलायंस मास्टर्स, एक प्रमुख और एक डिप्टी है। फिर 4 हॉल मास्टर्स हैं, क्रमशः स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला। मैं अंडरवर्ल्ड हवेली का हॉल मास्टर हूँ, यहाँ मामलों का प्रभारी हूँ। डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में कई संपत्तियां हैं और 4 महान प्रीफेक्चर के हथियार हॉल सभी डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के हैं। साथ ही डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस का अपना मार्शल स्किल्स पवेलियन है और केवल डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के सदस्य ही इसे सीख सकते हैं। यदि आप शामिल होते हैं तो मैं तुरंत आपको एक अतिथि बुजुर्ग का पद दे सकता हूं और आप सभी स्पिरिट लेवल मार्शल कौशल सीख सकते हैं। भविष्य में मैं हथियार बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां उपलब्ध कराऊंगा और कीमत नहीं बदलेगी। जियांग यू की शर्तों को सुनने के बाद ये हुआन वास्तव में प्रलोभित हो गया। फोर्जिंग हथियारों के लिए सामग्री मुफ्त थी और कीमत नहीं बदलेगी। इस बार वह 200 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों को बचाने में सक्षम होगा। लेकिन ये बात नहीं थी। मुद्दा ये था कि वह तुरंत उच्च श्रेणी का स्पिरिट लेवल मार्शल कौशल सीख सकता था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हो सकती थी। ठीक है, मैं शामिल हो जाऊंगा, ये हुआन ने सीधे उत्तर दिया। सबसे मजबूत डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में शामिल होने में सक्षम होना बुरा नहीं था। भविष्य में उन्हें मजबूत समर्थन मिलेगा। हाँ, यह अतिथि बुजुर्ग टोकन है। जब हम वापस आएंगे तो मैं आपका चित्र अन्य सदस्यों को दे दूंगा। जियांग आप मुस्कुराए और एक टोकन सौंपा। ये हुआन ने टोकन लिया और उसे अपने खाने की जगह में डाल दिया। बहुत जल्द वे अंडरवर्ल्ड मनों में लौट आए। जियांग यू अपना काम खुद करने गया और हथियार बनाने से पहले ये हुआन को कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा। जहां तक ये हुआन का सवाल है, वह भी अपने आवास पर लौट आया। हालांकि जब वह अपने निवास पर लौटे तो उन्होंने देखा कि अंडरवर्ल्ड पैलेस के कई शिष्य पहले ही उनके दरवाजे के बाहर एकत्र हो चुके थे। एफ तारांकन के फिर से परेशानी क्यों है? जैसे ही ये हुआन आगे बढ़ा उसे असहाय महसूस हुआ। हालांकि वह परेशानी से नहीं डरता था क्योंकि उसके पास डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस का टोकन था। कमोबेश उसे चेहरा देने वाले लोग होंगे। प्रवेश द्वार के चारों ओर कम से कम 40 से 50 लोग थे, इसलिए ये हुआन सीधे दीवार पार करके आंगन में कूद गया। ये हुआन, आखिरकार तुम वापस आ गए। सोंग सुइजिंग जो आंगन में बैठा था ने उसे देखा और तेजी से उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या वे आपकी सुंदरता के पीछे हैं? ये हुआन ने लापरवाही से पूछा। सोंग सुइजिंग ने सहवास से कहा, आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? ये सभी वरिष्ठ भाई आपके लिए यहाँ हैं। मैं समलैंगिक नहीं हूँ। ये बेहतर है कि वे आपके लिए आते हैं। ये हुआन थोड़ा असहाय था, लेकिन वह भी बहुत आश्चर्यचकित था। उसे समझ नहीं आया कि इतने लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं। इसी समय एक युवक अचानक 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन दरवाजा पार नहीं किया। उन्होंने दहलीज पर अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, जूनियर भाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप ही थे जिन्होंने इस आंगन में स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की स्थापना की थी? अब ये हुआन समझ गया, वे यहाँ आत्मा एकत्रित करने वाली संरचना के लिए थे। ये सही है, मैंने इस छोटी आत्मा संग्रहण संरचना की स्थापना की। वरिष्ठ भाई आप, हालांकि ये हुआन ने ये पूछा था, वह पहले से ही जानता था कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। पैसा बनाने का अवसर आ गया था। यह इस तरह है, मैं कनिष्ठ भाई से अपने आंगन में स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए कहना चाहता हूँ। कीमत परिक्रम यह है। युवक सीधे मुद्दे पर गया। उम्मीद के मुताबिक ये हुआन की आंखें लालच से चमक उठी। वह मुस्कुराया और कहा, जरूर जरूर वरिष्ठ भाई, अंदर आओ और बात करो। ये सुनकर वह युवक मुड़कर सोंग सुइजिंग की ओर देखने लगा। बाद में अनुमति मिलने के बाद उन्होंने कदम रखा। वरिष्ठ भाई, क्या अंडरवर्ल्ड में कोई और नहीं है जो स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित कर सके? ये हुआन बैठ गया और पूछा। युवक ने अपना सिर हिलाया और कहा, वहाँ है, लेकिन जब वह एक प्रशिक्षण मिशन करने के लिए बाहर गया तो बाहर उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा उन्होंने जो स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित किया उसका कोई आधार नहीं है। यह एक बार में केवल 7 दिनों तक ही चल सकता है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर उसकी कीमत क्या है? ये हुआन ने पूछा। हर बार 100 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल। युवक ने ईमानदारी से जवाब दिया। 7 दिनों के लिए 100 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? ये हुआन हैरान था। युवक ने असहाय होकर कहा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत से लोग आत्मा एकत्रित करने वाली संरचनाएं नहीं सीखते क्योंकि इससे उनकी युद्ध शक्ति में अधिक वृद्धि नहीं होती है। ये समय की शुद्ध बर्बादी है। इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते कि आत्मा एकत्रित करने वाली संरचना कैसे स्थापित की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई नहीं जानता कि आधार कैसे स्थापित किया जाए। मैं देख रहा हूँ। फिर ये हुआन की आंखें चमक उठी। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, सोंग सुइजिंग की खूबसूरत आंखें मुड़ गईं और बीच में ही बोल पड़ी, ये हुआन, वह ग्रेट सोंग राजवंश से है। क्या आप मेरी खातिर उसे छूट दे सकते हैं? ये हुआन रुके और कहा, वरिष्ठ भाई, जब आप किसी से स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए कहते हैं तो यह आमतौर पर तब होता है जब आप टूट रहे होते हैं। लेकिन मैं एक आधार स्थापित कर सकता हूँ।
जब तक मैं एक दिन में 2 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल खर्च करता हूँ, ये हमेशा के लिए रह सकता है। एक महीने में ये केवल 60 क्रिस्टल होते हैं। चूंकि आप ग्रेट सॉन्ग राजवंश से हैं, मैं आपसे 500 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल चार्ज करूंगा। क्या 500? सोंग सुईजिंग ने कहा, आप इसे छूट कहते हैं? काले दिल वाले भूत, क्या तुम्हें केवल पैसे की परवाह है? उद्धरण चिन्ह। मिस, क्या आप जानती हैं कि आधार के साथ आत्मा एकत्र करने वाली संरचना का क्या मतलब है? येहुआन असंतोष में खड़ा हुआ और कहा, साल में 360 दिन। पिछली कीमत के अनुसार इसकी कीमत 5000 से अधिक मध्य श्रेणी के क्रिस्टल होगी, और मुझे पहले वर्ष में केवल 1200 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल की आवश्यकता है। दूसरे वर्ष में मुझे बुढ़ापे से मरने तक केवल 700 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। क्या इतना काफी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। उसे यह कहते हुए सुनकर सोंग सुईजिंग को लगा कि यह समझ में आता है। आखिरकार ये स्थायी था। इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी का क्यूई अपने वर्तमान स्तर को दोगुना कर देगा। ये नुकसान नहीं था। महामहिम, ये कीमत बहुत उचित है, मैं स्वीकार करता हूँ, युवक ने जल्दी से कहा और अपनी यूनिवर्स रिंग से क्रिस्टल का एक बैग निकाला। हाँ, सीनियर भाई बहुत सीधा है। येहुआन ने क्रिस्टल लिए और तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और मुस्कुराते हुए कहा। भुगतान करने के बाद युवक चला गया और येहुआन द्वारा उसके लिए स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित करने का इंतजार करने लगा। जूनियर भाई, मुझे भी एक चाहिए, मुझे भी एक दे दो। मैं भी। दरवाजे के बाहर अंडरवर्ल्ड पैलेस के शिष्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, लेकिन सोंग सुईजिंग के कारण उन्होंने प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, हर कोई एक एक करके अंदर आता है। ग्रेट सॉन्ग राजवंश के लोगों को 500 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल दिए जाएंगे। डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के लोगों को केवल 300 दिए जाएंगे। बाकी के लिए उन सभी को 700 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल दिए जाएंगे। एक एक करके अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। येहुआन की आंखें चमक उठी जब वह बोल रहा था, कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। यहाँ कम से कम 40 से 50 लोग थे। कैसा अप्रत्याशित लाभ! जब सोंग सुईजिंग ने यह सुना तो वह भी दंग रह गई। उसने सदमे में कहा, आप डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में शामिल हो गए? हाँ, मैं अब डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस का अतिथि हूँ, येहुआन ने लापरवाही से उत्तर दिया। आप उनके साथ क्यों जुड़े? आपको किसने आमंत्रित किया? सोंग सुईजिंग ने कुछ गुस्से में कहा। वह मूल रूप से येहुआन को आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे हरा देगा। वेपन हॉल से वरिष्ठ भाई जियांग, वह डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के हॉल मास्टर हैं। क्यों, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे रस्सी से बांधना चाहें? येहुआन ने अचानक पूछा। सोंग सुईजिंग को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने आश्चर्य से कहा, वरिष्ठ भाई जियांग डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के हॉल मास्टर हैं। उसने आपको क्या शर्तें दी? उद्धरण चिन्ह। आप डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में सभी स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। इसके अलावा सभी फोर्जिंग सामग्री निःशुल्क हैं। येहुआन ने एक आवाज में कहा कि केवल सोंग सुईजिंग ही सुन सकता है। ये सुनकर सोंग सुईजिंग ने अपनी आंखें घुमाई और असहाय होकर कहा, उसने तुम्हें ऐसे ही खरीद लिया। आप स्वयं एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बना सकते हैं। क्या आपके पास अभी भी फोर्जिंग सामग्री की लागत की कमी है? उद्धरण चिन्ह। और क्या, जब मैंने आपसे उच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहा तो आपने इनकार कर दिया? इसके अलावा डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस ने सबसे पहले मुझे आमंत्रित किया था। वे 5 प्रमुख शक्तियों के नेता भी हैं। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? येहुआन ने कंधे उचकाए। तो फिर क्या होगा अगर मैं तुम्हें अभी आमंत्रित करूं? सोंग सुईजिंग ने चंचल दिखते हुए अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। नहीं, मैं पहले ही डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में शामिल हो चुका हूं। क्या आपको लगता है कि मैं उस तरह का बारसिटर हूं? मैं कीमत बढ़ाना चाहता हूं, येहुआन ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर सोंग सुईजिंग की आंखें तुरंत चमक उठी। आप क्या चाहते हैं? येहुआन ने ध्यान से सोचा, फिर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं, ठीक है। नरक में जाओ। सोंग सुईजिंग सवास से बड़बड़ाया और घर में वापस जाने के लिए मुड़ा। येहुआन केवल मजाक कर रहा था। उसके जैसा खराई रखने वाला आदमी एक स्त्री की वजह से नौकरी कैसे बदल सकता था? कम से कम 2। फिर वह अपने वरिष्ठ भाइयों को नमस्कार करने लगा। उनमें से लगभग सभी महान सांग राजवंश से थे, केवल कुछ ही डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस से थे। सोंग सुईजिंग के कारण बाकी 3 राजवंशों ने आने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार 4 महान राजवंशों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। अंत में येहुआन ने गिनती की और पाया कि कुल था। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है। कृपया पृष्ठ पलटें 44। उनमें से 40 ग्रेट सॉन्ग राजवंश से थे और 4 डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस से थे। इसलिए कुल 21,200 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल की कुल थी। जब येहुआन को ये क्रिस्टल प्राप्त हुए तो वह एक स्पार्टन की तरह था। हालांकि उन्हें दूसरों का ऋणी होना पसंद नहीं था, इसलिए वह तुरंत सरणी स्थापित करने के लिए घर घर गए। यह अफसोस की बात थी कि सोअरिंग हेवन मैंशन के एक घर में 2 लोग थे, अन्यथा उसकी आय दोगुनी हो जाती। कुछ घंटों के बाद उसने आखिरकार सब कुछ खत्म कर दिया। काम पूरा होने के बाद वह आंगन में लौटा और क्रिस्टल खा लिया। मैं सच्चे अंधकार क्षेत्र के शिखर के एक कदम और करीब हूँ। येहुआन बहुत खुश था क्योंकि उसका भक्षण बिंदु 300 मिलियन तक पहुंच गया था। सिर्फ अंडरवर्ल्ड हवेली अकेले इतना बड़ा लाभ कमाया। यदि वह ब्लैक एंड येलो मैंशन में शामिल हो जाए तो क्या वह बहुत सारा पैसा नहीं कमाएगा? जैसे ही येहुआन आंगन में खुशी से हंस रहा था, सोंग सुईजिंग का दरवाजा अचानक खुल गया। सोंग सुईजिंग नए कपड़ों के सेट में बदल गया और बाहर आ गया। जब उसने येहुआन को देखा तो वह ये पूछे बिना नहीं रह सकी, आपने इतनी जल्दी सरणी स्थापित करना समाप्त कर दिया? ये सिर्फ एक आत्मा एकत्र करने वाली श्रृंखला है, ये कुछ भी नहीं है, येहुआन ने लापरवाही से उत्तर दिया। तो फिर आप मुझे धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने आपको इतने सारे लोगों को आकर्षित करने में मदद की, अन्यथा आप इतने सारे क्रिस्टल कैसे कमा सकते हैं? सोंग सुईजिंग ने कहा जब वह येहुआन के पास गई और बैठ गई। येहुआन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो मुझे डर है कि और भी लोग आएंगे। 4 महान साम्राज्यों का डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के साथ अच्छा संबंध नहीं है, इसलिए क्रिस्टल निश्चित रूप से कई गुना अधिक होंगे। तो आप कह रहे हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं? सोंग सुईजिंग का चेहरा डूब गया। इसे भूल जाओ, मैं पहले से ही यहाँ रह रहा हूँ। येहुआन को अब भी लगता था कि इसके बारे में भूल जाना ही बेहतर है। वह एक पल के लिए रुका, फिर विषय बदला और पूछा, क्या आपने लिन वेन्यू नामक व्यक्ति के बारे में सुना है? लिन वेन्यू? क्या वह सोअरिंग हेवन मैंशन में है? क्या वह एक शिष्य, एक रक्षक या एक बुजुर्ग है? सुईजिंग की पलक झपकाए।
मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उसे एक रक्षक होना चाहिए। वैसे भी अगर इस नाम का कोई है तो पूछने में मेरी मदद करें। इसे एहसान का बदला देने जैसा समझें, ये हुआन ने धीरे से कहा। लिनवेन्यू अपने पिता के पत्र में उल्लिखित नामों में से एक थे। उनके पिता एक अति शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने दिव्यकोर क्षेत्र को पार कर लिया था। वह उनसे कोई शिष्य ढूंढने के लिए नहीं कहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह लिनवेन्यू कम से कम एक रक्षक या बुजुर्ग होना चाहिए। आखिरकार वह पत्र कई वर्षों से आसपास था। ठीक है, मैं आपको पूछने में मदद करूंगा। सोंग सुईजिंग ने सिर हिलाया। यदि संभव हो तो मुझे अपने दादाजी से भी पूछने में मदद करें, ये हुआन ने जोड़ा। सोंगचेंग सोआरिंग हेवन मैंशन का एक बुजुर्ग था, वह किसी और से ज्यादा जानता था। समझ गया। अल्पिराम अल्पिराम। एक शांत रात बीत गई। ये हुआन कल इधर उधर भाग रहा था और वह थक गया था। हालांकि जब अगले दिन सूरज निकला ही था तो किसी ने उनके आंगन का दरवाजा खटखटाया। ये हुआन ने अचंभित होकर दरवाजा खोला। जब उसने जियांग यू को बाहर खड़ा देखा तो उसने तुरंत आश्चर्यचकित भाव से पूछा, वरिष्ठ शिष्य, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि सभी 10 अर्देन फ्लेमिंग तलवारें बिक गईं? मैंने सुना है कि कनिष्ठ शिष्य सोल गैदरिंग फॉर्मेशन का उपयोग करना जानता है। जियांग, आप सीधे मुद्दे पर पहुंचे। हाँ वरिष्ठ शिष्य, क्या आपको इसकी आवश्यकता है? ये हुआन ने अपनी आंखें मली और अपना सिर हिलाया। हाँ, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। सोआरिंग हेवन मैंशन में हमारे पास कई स्पिरिट फॉर्मेशन मास्टर्स नहीं है और हम में से कोई भी नहीं जानता कि फॉर्मेशन कैसे स्थापित किया जाए। डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में हमारे साथी शिष्यों को एक सोल गैदरिंग फॉर्मेशन की आवश्यकता है। जब तक आप सहमत हैं, मैं आपके लिए कम से कम 200 लोगों को प्राप्त कर सकता हूँ। जियान, तुमने हैरान लहजे में कहा था। क्या 200 लोग? ये हुआन हैरान था। ये सही है, 200 लोग। इसके बारे में क्या ख्याल है? हम उस कीमत का पालन करेंगे जो आपने कल उन 4 कनिष्ठ शिष्यों को दी थी, एक के बदले 300 मध्य रैंक वाले क्रिस्टल पत्थर। क्या लगता है? जियान, तुम पूछते रहे। कोई बात नहीं। ये हुआन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। क्या बकवास है? एक के लिए 300 मध्य रैंक वाले क्रिस्टल पत्थर, कम से कम 200 लोगों के लिए। क्या इसका मतलब कम से कम 60,000 मध्य रैंक वाले क्रिस्टल पत्थर नहीं थे? जब तक मैं ये कार्य पूरा करता हूँ, मैं ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में सक्षम रहूंगा। मैं इसके बारे में सोचकर बहुत उत्साहित हूँ। ये हुआन बेहद उत्साहित था। ठीक है, फिर मैं पहले चला जाऊंगा। मैं तुम्हें बाद में ढूंढने आऊंगा। जियांग, आप जल्दी से उसके बोलने के बाद चले गए। यदि यह सोल गैदरिंग फॉर्मेशन पूरा हो गया तो पूरे डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस की ताकत को एक स्तर तक बढ़ने में देर नहीं लगेगी। ये हुआन फिर जियांग यू के अपने निवास पर लौटने का इंतजार करने लगा। दोपहर के समय जियांग यू फिर से उसकी तलाश में आया। जूनियर शिष्य, हमारे अंडरवर्ल्ड मैंशन में 100 साथी शिष्य हैं जिन्हें सोल गैदरिंग फॉर्मेशन की आवश्यकता है। यहाँ क्रिस्टल हैं। जियांग, आपने सीधे ये हुआन को क्रिस्टल का एक बैग फेंक दिया। बाद वाले ने इसे देखने के लिए खोला। पवित्र बकवास, यह कोई जमा राशि नहीं थी, बल्कि यह सब थी। कम से कम 30,000 मध्य रैंक वाले क्रिस्टल थे। अध्याय का अंत। चलो चलें। हम पहले अंडरवर्ल्ड मनों के लिए रणनीति तैयार करेंगे, फिर मैं आपको हुआन शाखा मनों और हुआंग शाखा मनों से संपर्क करने में मदद करूंगा। जियांग यू का काम पूरा होने के बाद वह ये हुआन को एक एक करके अंडरवर्ल्ड मनों शिष्यों से मिलने ले आए। साथ ही वह उनसे मिलना चाहता था ताकि अगर वे भविष्य में मिले तो उन्हें झगड़ों की वजह से लड़ना न पड़े। जियांग, आपने ये हुआन को लाइनों को जोड़ने में मदद करने में आधा दिन बिताया और ये हुआन ने स्ट्रैटेजम बेस के 700 स्पिरिट गैदरिंग स्ट्रैटेजम स्थापित करने के लिए केवल आधे दिन का उपयोग किया। इस गति ने जियांग यू को पहले ही अवाक कर दिया था। अगले दिन जियांग यू व्यक्तिगत रूप से हुआन ब्रांच मैनर और हुआन ब्रांच मैनर गए और कई आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट शिक्षाएं वापस लाए। मध्यम ग्रेड और शीर्ष ग्रेड वाले थे और वे सभी उच्च गुणवत्ता वाले थे। ये हुआन ने इन उपयोगी शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट शिक्षाओं को सीखने के लिए लाखों अन खर्च किए। इतना ही नहीं, बल्कि उसने कल 30,000 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल भी निकल लिए। उनकी क्षमता काफी बढ़ गई थी। हालांकि वह आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन वह जानता था कि पृथ्वी सूची में शामिल होने के लिए यह उसके लिए पर्याप्त था। मोवेन ने पहले जो कहा था उसके अनुसार पृथ्वी सूची में सबसे नीचे वाले लोग तांग तियान से अधिक मजबूत थे। हालांकि वह पहले ही सच्चे गहनता क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में पहुंच चुका था। उनके लिए पृथ्वी सूची में होना बेहद आसान था। आज वह पृथ्वी सूची में वरिष्ठों को चुनौती देने और एक आधिकारिक शिष्य बनने जा रहे थे। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, वह ये जानकर हैरान रह गया कि आंगन में स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण क्यूई अचानक बड़ी मात्रा में कम हो गई थी। किसी ने तोड़ दिया था। इस आंगन में सिर्फ 2 लोग रहते थे, एक ये हुआन था और दूसरा सोंग सुईजिंग था। थोड़ी देर के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण क्यूई धीमी गति से समाप्त हो गई और फिर यह सामान्य होने लगी। उसके ठीक बाद सोंग सुईजिंग घर से बाहर चला गया। बधाई हो, आप मेरी अपेक्षा से कुछ दिन पहले हैं, ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। हम अब मैं भी सच्ची गहराई के दायरे के मध्यवर्ती चरण में हूँ, आपके समान स्तर पर। देखते हैं कि क्या तुम अब भी मेरे सामने अहंकार करने की हिम्मत करते हो। उद्धरण चिन्ह। सोंग सुईजिंग सीढ़ियों से नीचे चले गए और कहा, क्या आप स्पिरिट गैदरिंग स्ट्रैटेजम को फिर से स्थापित करने जा रहे हैं? नहीं, मैं कल जाऊंगा। आज मैं पृथ्वी सूची को चुनौती देने जा रहा हूँ, ये हुआन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। पृथ्वी सूची? ठीक है, जब तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें फिर से चुनौती दूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। सोंग सुईजिंग इसका इंतजार कर रहा था। वे दोनों एक साथ बाहर निकले और अर्थ रोल चैलेंज अरेना की ओर चले गए। वे साथ साथ चले और बहुत ध्यान आकर्षित किया। हालांकि जब इन शिष्यों को अपना लक्ष्य पता चला तो उन्हें तुरंत दिलचस्पी हो गई। एक महान सांग राजवंश की राजकुमारी है और दूसरा निम्न श्रेणी के साम्राज्य का एक काला घोड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि वे कितनी रैंकिंग बनाने में सक्षम होंगे। कम से कम 250 लोग होने चाहिए। चलो चलें और देखें। ऐसा कहा जाता है कि ये हुआन ने हुआन विभाग में हुआन रैंकिंग बोर्ड में रैंक किए गए तांगमिंग के साथ भी लड़ाई की और उसे हरा भी दिया। वह इतनी कम उम्र में ही सच्चे अंधेरे क्षेत्र के मध्य चरण में है। उसकी योग्यता कम से कम परिपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि इस वर्ष स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने वाले निर्णायक सोंग भी सही स्तर पर हैं। ये लोग निश्चित रूप से 25 वर्ष की आयु से पहले अपने मूल सार को संघनित करने में सक्षम होंगे। ये कुछ भी नहीं है। एक बार एक वरिष्ठ भाई थे जिनकी ट्रांसेंडेंटल परफेक्ट योग्यता के लिए परीक्षण किया गया था। स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने के बाद उन्होंने उसी दिन हेवन रोल पर पहला स्थान प्राप्त किया। उनकी योग्यता पहले से ही परिपूर्ण है। क्या कोई उच्च योग्यता है?
ऐसा कहा जाता है कि यह अद्वितीय स्तर पर है। अल्पविराम। सोंग सुइजिंग की संगत में ये हुआन चुनौती क्षेत्र में पहुंचे। यह एक बड़ा अखाड़ा था और इसके चारों ओर कई दर्शक खड़े थे। ये हुआन को आश्चर्य इस बात से हुआ कि मैदान में पहले से ही दो आकृतियां लड़ रही थीं। ये हुआन को आश्चर्य हुआ कि दो लोगों में से एक वह व्यक्ति था जिससे वह परिचित था। यह महान तांग राजवंश के क्राउन प्रिंस तांग तियान थे। तो तांग तियान भी सच्चे अंधेरे क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमें चुनौती देने की हिम्मत करता है। अखाड़े के नीचे के लोगों की बातें सुनने के बाद ये हुआन टिप्पणी किए बिना नहीं रह सके। वह बिल्कुल भाग्यशाली है। सोंग सुइजिंग थोड़ा अप्रसन्न हुआ। वह भी अभी आगे बढ़ी थी और तांग तियान की सफलता की गति स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में तेज थी। उसने पहले तांग तियान के साथ लड़ाई की थी, लेकिन कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। अब जब वह सच्चे अंधेरे क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गई है तो यह अपरिहार्य था कि वह तांग तियान के साथ फिर से लड़ना चाहेगी। इस समय दर्शक स्टैंड में मौजूद दर्शकों ने हंगामा कर दिया। ये हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक आकृति को मैदान से बाहर उड़ते देखा। जो अखाड़े में रह गया वह एक सशस्त्र तांग तियान था, जैसा कि महान तांग राजवंश के क्राउन प्रिंस से अपेक्षा की गई थी। उनकी ताकत वाकई असाधारण है। मुझे आश्चर्य है कि उसने एक हाथ क्यों खो दिया। शश, आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर वह इसे सुनता है तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। डरने की क्या बात है। मैं डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस से हूं और मुझे उससे ऊंचा स्थान मिला है। मैं उससे क्यों डरूं। कई लोगों ने एक दूसरे से फुसफुसाया। इस समय ये हुआन को पहले से ही पता था कि तांग तियान किसे चुनौती दे रहा है। यह एक वरिष्ठ भाई था जिसे 200वें प्रतिष्ठित में स्थान दिया गया था। केवल सच्चे अंधेरे क्षेत्र की चोटी को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। ऐसा लगता है कि यह तांग तियान ज्यादा नहीं है, ये हुआन ने मन में सोचा। हालांकि इस समय उसके दिमाग में अचानक एक विचार कौंध गया। चूंकि उसने पहले ही तांग तियान इस वृद्ध लड़के के साथ द्वेष बना लिया था, तो इसे बड़ा क्यों न बनाया जाए। इस तांग तियान को देखो, उन्होंने केवल एक वरिष्ठ भाई के खिलाफ जीत हासिल की जो 200वें प्रतिष्ठित में स्थान पर है। क्या इतना आत्मसंतुष्ट होने की जरूरत है। सोंग सुइजिंग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि ये हुआन गायब हो गया है। इस समय ये हुआन पहले ही चुनौती क्षेत्र में पहुंच चुका था और उसने कहा, वरिष्ठ भाई, मैं चुनौती देना चाहता हूँ। एसोआरिंग स्काई मैंशन के शिष्य ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया, तो ये जूनियर ब्रदर ये है नाम सूची। एक नजर डालें और देखें कि आप किसे चुनौती देना चाहते हैं। ये शिष्य वही था जो पहले दिन स्पिरिट गैदरिंग एरे की स्थापना के लिए ये हुआन को खोजने आया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ये हुआन को जानता था। वरिष्ठ भाई, मैं नहीं देखूंगा, मैं तांग तियान को चुनौती देना चाहता हूँ, ये हुआन ने उत्तर दिया। ओह, तांग तियान, उद्धरण चिन्ह। शिष्य थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर वह मुस्कुराया। तांग तियान अपनी चुनौती में सफल हो गया और अब 200वें प्रतिष्ठित में स्थान पर है। जूनियर भाई, आपकी रैंकिंग नहीं है, इसलिए उसे चुनौती स्वीकार करनी होगी, अन्यथा इसे एक जब्ती के रूप में माना जाएगा। एक क्षण रुकिए, मैं जाकर उसे सूचित करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करने के बाद वह तेजी से तांग तियान के पास भागा, जो अभी मंच से नीचे आया था, और उसे मामला बताया। फिर तांग तियान ने अचानक अपना सिर घुमाया और ये हुआन की ओर देखा। उस गुस्से भरी अभिव्यक्ति ने ये हुआन को बहुत खुश कर दिया। जल्द ही शिष्य वापस भागा और कहा, तांग तियान ने कहा कि चूंकि आप मृत्यु की तलाश में हैं, वह आपकी इच्छा पूरी करेगा। हे, उन्होंने ये भी कहा कि आराम करने की कोई जरूरत नहीं है और हम तुरंत शुरुआत कर सकते हैं। जूनियर भाई, ये आप मंच पर जा सकते हैं और उसे सबक सिखा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। ये हुआन ने शिष्य पर अपनी मुठ्ठियां मारी और फिर मंच की ओर चल दिया। सोंग सुइजिंग ने अचानक उसे रोका और पूछा, आप तांग तियान को चुनौती देने गए थे। ये सही है। ये हुआन ने सिर हिलाया। तुम कमीने, मैं उसे चुनौती देना चाहता था, तुमने मेरा स्थान क्यों चुरा लिया। सोंग सुइजिंग नाखुश थे। ये हुआन ने अपनी बाहें उठाई और कहा, क्या आपने अभी ऐसा कहा। आपने स्पष्ट रूप से जानबूझकर ऐसा किया। इसे भूल जाओ, जब तुम हारोगे तो मैं उसे चुनौती दूंगा। सोंग सुइजिंग भी ये हुआन के बारे में बहुत आशावादी नहीं थे। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि ये हुआन ने कुछ उच्च ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट प्राप्त किए हैं, लेकिन ये हुआन के लिए इतने कम समय में उनमें महारत हासिल करना असंभव था। आप कैसे जानते हैं कि मैं तांग तियान को नहीं हरा सकता, ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। सोंग सुइजिंग समझाने में बहुत आलसी था। उसने मुझे बस पता है का लुक देखा था। अध्याय का अंत। इसके बारे में क्या ख्याल है। चलो एक शर्त लगाते हैं। यदि मैं तांग तियान से हार जाता हूं तो आपको मुझ पर बकाया एहसान का बदला नहीं चुकाना पड़ेगा। अगर मैं तांग तियान के खिलाफ जीतता हूं तो मैं। जैसे ही ये हुआन बोला, वह एक पल के लिए झिझका। यदि वह जीत गया तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसे एक और एहसान जोड़ना पड़े। कितना उबाऊ होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। गीत सुइजिंग बिना सोचे समझे धुंधला गया। ये हुआन की आंखें चमक उठीं। यह एक बहुत अच्छा इनाम था। भले ही उसे चूमा जाएगा, फिर भी ये बहुत अच्छा था। ठीक है, लेकिन मैं एक और शर्त जोड़ूंगा। आपको तुरंत और सभी के सामने इसका सम्मान करना होगा। उसके बारे में क्या ख्याल है, ये हुआन ने जोड़ा। आप निश्चित रूप से बड़ी बातें करते हैं। आप तक, वैसे भी आप जीत नहीं सकते। सोंग सुइजिंग ने लापरवाही से उत्तर दिया। उसे लगा कि ये हुआन के पास तांग तियान के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। उसके पास 10% मौका भी नहीं था। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि ये हुआन ने तांग मिंग को हरा दिया है, जो पृथ्वी सूची के शीर्ष 100 में स्थान पर था, तो उन्हें निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। ठीक है, फिर मैं ऊपर जाऊंगा और तांग तियान को हरा दूंगा। ये हुआन को अचानक कुछ करने की प्रेरणा मिली। अचानक उसके कानों में चीख पड़ गई। ये हुआन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। क्या आप लड़ाई से पहले डरे हुए हैं। ये स्पष्ट था कि यह चिल्लाहट तांग तियान से आई थी। तांग तियान, आप महान तांग राजवंश के क्राउन प्रिंस हैं, इतना भी सब्र नहीं है क्या। ये हुआन ने सूंघा और धीरे धीरे मंच तक चला गया। तांग तियान ये हुआन के साथ बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह तुरंत चिल्लाया, इतनी बात करने का कोई मतलब नहीं है। यह मत सोचो कि तुम्हें मेरे सामने सिर्फ इसलिए अहंकारी होने का अधिकार है क्योंकि तुमने तांग मिंग को हराया था। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची ताकत क्या है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मंच के नीचे मौजूद सभी लोगों ने अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रकट की। तांग मिंग, क्या वह महान तांग राजवंश के महान जनरलों में से एक नहीं था। ये हुआन ने वास्तव में उसे हरा दिया, वह भी तारांकन सितारा। वह संभवतः तांग मिंग को कैसे हरा सकता है। सोंग सुइजिंग ने गुस्से में उसके पैर पटक दिए।
अपने आसपास के लोगों की चर्चाओं से वह जानती थी कि तांग मिंगट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के मध्य चरण में एक शिष्य था जिसे प्रोफाउंड विभाग के शीर्ष 100 में स्थान दिया गया था। चूंकि ये हुआन उसे हराने में सक्षम था, वह वास्तव में तांग तियान को हराने में सक्षम हो सकता है। अगर तांग तियान हार गई तो उसे अपना वादा पूरा करना होगा। उस समय सोंग सुईजिंग की मिश्रित भावनाएं थीं। उसे उम्मीद थी कि तांग तियान हार जाएगा, लेकिन उसे ये भी उम्मीद थी कि ये हुआन हार जाएगा। वह दुविधा में थी। ठीक है, तो कृपया मुझे सबक सिखाएं, महामहिम। यह अच्छा है कि आपके पास आंखें हैं और आपने महान तांग राजवंश के लड़के को अपमानित करने का साहस किया है। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन अभी भी हमेशा की तरह शांत था, जैसे कि उसने तांग तियान को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा हो। हालांकि मंच के नीचे के लोग फिर से धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। अरे नहीं, ये बच्चा निश्चित रूप से मर चुका है। उन्होंने वास्तव में महान तांग राजवंश के क्राउन प्रिंस को चुनौती देने का साहस किया। वह सचमुच मौत से प्रेमालाप कर रहा है। यह जरूरी नहीं कि सच हो। आप कुछ दिन पहले एकांत में थे, इसलिए आप नहीं जानते। ये बच्चा एक आध्यात्मिक कैरे मास्टर है और वह पहले से ही एक अतिथि बुजुर्ग के रूप में डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में शामिल हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कैरे मास्टर नहीं है? क्या डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस को इतना बड़ा उपद्रव करने और उसे एक अतिथि बुजुर्ग देने की जरूरत है? वह कोई साधारण आध्यात्मिक कैरे मास्टर नहीं है। वह जानता है कि आत्मा एकत्रित करने वाली सारणी का आधार कैसे बनाया जाए। इसे बनाए रखने के लिए उसे प्रतिदिन केवल 2 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। मैंने सुना है कि उसने कल दोपहर को ही सैकड़ों स्पिरिट गैदरिंग एरे स्थापित कर लिए थे। क्या सैकड़ों? उद्धरण चिन्ह। मंच के नीचे के लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये हुआन इतना सक्षम होगा। आखिरकार डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में कई लोग थे, लेकिन केवल कुछ दर्जन अतिथि बुजुर्ग थे। हालांकि उसी समय मंच पर लड़ाई छिड़ गई। इसके अलावा लड़ाई केवल 1 सेकंड तक चली। बूम! एक तेज दबी हुई आवाज सुनाई दी और फिर एक आकृति उड़ती हुई भेजी गई। क्या? मंच के नीचे मौजूद दर्जनों लोग हैरान रह गए। 1 सेकंड में कोई मारा गया। कौन था? मंच पर आकृति पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं। ये तांग तियान था। नहीं, ये तांग तियान था जिसे उड़ते हुए भेजा गया था। मंच पर खड़ा व्यक्ति ये हुआन था। मैंने अभी क्या देखा? तांग तियान को एक मुक्के से उड़ा दिया गया। वह कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। क्या चल रहा है? मैंने अभी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। कौन मुझे बता सकता है कि क्या हुआ? मैंने भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। मैं केवल इतना जानता हूं कि ये हुआन के साथ मुक्का मारने के बाद तांग तियान उड़ गया। यह असंभव है। तांग तियान मध्य चरण के सच्चे गहन क्षेत्र में है और वह महान तांग राजवंश का क्राउन प्रिंस भी है। जब वह छोटा था तब से उसे एक विशेषज्ञ द्वारा पढ़ाया जाता रहा है। यहाँ तक कि सच्चे गहन क्षेत्र के चरम पर किसी को भी उसे एक मुक्के से हराना मुश्किल होगा। कौन जानता है? वैसे भी तांग तियान मंच से बाहर उड़ गया। मंच के नीचे बहुत से लोग ये हुआन की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके, लेकिन सोंग सुईजिंग ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। ये हुआन ने वास्तव में केवल एक मुक्का मारा था और यही एक मुक्का था जिसने तांग तियान को उड़ा दिया। कोई अतिरिक्त आंदोलन नहीं था, बस एक मुक्का। उसकी काया इतनी मजबूत क्यों है? मैं बचपन से ही शरीर शोधन तकनीकों का प्रशिक्षण भी ले रहा हूं, लेकिन मेरी काया उनकी तुलना में बहुत कमजोर है। हम दोनों उच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वह किसी को एक मुक्के से उड़ा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अर्थ ग्रेट बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक में प्रशिक्षण ले रहा हो? सोंग सुईजिंग ने अपने दिल में अनुमान लगाया। यहाँ तक कि ग्रेट सॉन्ग राजवंश के पास भी अर्थ ग्रेट खेती तकनीक नहीं थी। जहाँ तक अर्थ ग्रेट बॉडी टेम्परिंग तकनीक का सवाल है, ये निश्चित नहीं था कि सोअरिंग हेवन मेंशन में कोई तकनीक थी या नहीं। ये हुआन जीत गया। मंच के नीचे का शिष्य जो ये हुआन के लिए पंजीकरण कर रहा था, परिणाम की घोषणा करने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अनुमान लगाया था कि ये हुआन को तांग तियान को हराने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह 1 सेकंड में अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डालेगा। इस क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से शीर्ष 150 में प्रवेश कर सकता है। हालांकि वह ये भी समझ गया कि ये हुआन पूरी तरह से तांग तियान के साथ परेशानी की तलाश में था। इस समय तांग तियान, जो मंच से बाहर चला गया था, ने खून का एक और कौर उगल दिया। वह महान तांग राजवंश के कुछ शिष्यों की मदद से कमजोर रूप से खड़ा हो गया। उसने चौंक कर ये जुबान की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, तुम्हारी क्षमता इतनी जल्दी कैसे सुधर गई? यह असंभव है। इसमें असंभव क्या है? तांग तियान, क्या ऐसा हो सकता है कि आप हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते और फिर से लड़ना चाहते हैं? मैं उपकृत करने के लिए बहुत खुश हूँ। ये हुआन शांति से मुस्कुराया। तांग तियान इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दांत पीस लिए। अभी जब उसने और ये हुआन ने एक मुक्का मारा तो उसे लगभग लगा कि उसका एकमात्र हाथ अपंग हो जाएगा। अगर वह मुक्का उसके शरीर पर पड़ता तो कम से कम उसे गंभीर चोट लगती। अब उसे ऊपर जाकर ये हुआन से फिर से लड़ने के लिए कहना, यह पूरी तरह से मौत की मांग थी। ठीक है, मैं तांग तियान इस शिकायत को याद रखूंगा। भविष्य में मैं निश्चित रूप से इसे आपको वापस कर दूंगा। तांग तियान ने सीधे चेहरे से कहा, फिर जल्दी से चला गया। वर्तमान वह अपनी मुट्ठी को भी कसकर नहीं जकड़ सकता था और उसे स्वस्थ होने के लिए कम से कम 10 दिन से आधे महीने की आवश्यकता होगी। हालांकि ये हुआन और अन्य 2 पार्टियों ने उसे 2 बार नाराज किया था और वह निश्चित रूप से उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। तांग तियान की विदा होती आकृति को देखते हुए ये हुआन मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे हजारों लोगों की नजरों के नीचे मंच से नीचे चला गया। वर्तमान वह पहले से ही था। उन्होंने 200वें स्थान पर रहे तांग तियान को हराया था और उनकी जगह ली थी। हालांकि तांग तियान एक आधिकारिक शिष्य बन गया था, क्योंकि ये हुआन जिसने उसे हराया था एक प्रारंभिक शिष्य था, उसके पास कोई रैंकिंग नहीं थी। अध्याय का अंत। बधाई हो जूनियर भाई। तुरंत कई लोग उनके स्वागत के लिए आगे आए। वे सभी डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के सदस्य थे जिनसे ये हुआन पहले मिल चुके थे। हालांकि जब ये हुआन ने इन लोगों से निपटा तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि सोंग सुईजिंग भाग गया था। उस लड़की, क्या उसने सोचा था कि इस बार भागने के बाद वह ठीक हो जाएगी? ये हुआन को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार वह और सोंग सुईजिंग एक रिश्ते में थे। साधु भाग सकता था लेकिन मंदिर नहीं भाग सकता था। वह थोड़ी देर के लिए भाग सकती थी, लेकिन वह हमेशा के लिए भाग नहीं सकती थी। तांग तियान को हराने के बाद ये हुआन का नाम पंजीकृत किया गया और यह एक पत्थर की गोली पर दिखाई देगा। फिर वह आधिकारिक शिष्य के वस्त्रों का एक सेट इकट्ठा करने और आधिकारिक शिष्य होने के लाभों के बारे में जानने गए। अंडरवर्ल्ड मनो का आधिकारिक शिष्य होने के लाभ अर्थ बोर्ड में उनकी रैंकिंग पर आधारित थे।
ये हुआन को 200वां स्थान दिया गया था और वह खेती के संसाधनों के रूप में हर महीने 500 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर प्राप्त कर सकता था। यदि वह शीर्ष 10 में होता तो उसे हर महीने कम से कम 3000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर मिलते। अगर वह पहले स्थान पर था तो यह और भी भयानक था। हर महीने सोरिंग हेवन मैनर उसे 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर देगा। इससे ये देखा जा सकता था कि सोरिंग हेवन मैनर किस प्रकार का संप्रदाय था। हर महीने उन्होंने जितने खेती के संसाधन दिए वह एक खगोलीय आंकड़ा था। यह एक ऐसी आकृति थी जिसकी ये हुआन ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। खेती के संसाधनों के अलावा आधिकारिक शिष्यों के पास कुछ अधिकार भी थे। उदाहरण के लिए वे अपनी रैंकिंग के अनुसार मार्शल कौशल चुनने के लिए मार्शल कौशल मंडप में जा सकते थे। हालांकि ये हुआन के पास पहले से ही कुछ उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक मार्शल कौशल थे, फिर भी वह मंडप में गए और उसमें सभी मार्शल कौशल को भक्षण प्रणाली में एकत्र किया। उसके बाद ये हुआन अपने निवास पर लौट आया। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि सोंग सुईजिंग अभी तक वापस नहीं आया है। वह लड़की भविष्य में मुझे देखकर एक चक्कर लगाएगी। ये हुआन उदासीनता से मुस्कुराया और फिर आराम करने चला गया। कल उसे अभी भी एक कठिन कार्य पूरा करना था, जो स्पिरिट गैदरिंग एरे की स्थापना के लिए गहन और पीली हवेली में जाना था। अल्पविराम। अगली सुबह ये हुआन अंडरवर्ल्ड मनों में जाने के लिए जल्दी उठा। हालांकि वह ये जानकर हैरान रह गया कि सोंग सुईजिंग अभी तक वापस नहीं आया है। वह लड़की एक देवी है, मैं बाघ नहीं हूँ। क्या ये सिर्फ एक चुंबन नहीं है? ये हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और चला गया। वह पहले जियांग यू को खोजने गया और फिर वे एक साथ गहन विभाग में गए। गहन विभाग में दर्जनों लोग थे जिन्हें आत्मा एकत्रित करने की व्यवस्था की आवश्यकता थी। ये हुआन हुआंगजी के लिए रवाना होने से पहले दोपहर तक व्यस्त था। उसके बाद उन्होंने डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के सदस्यों को स्पिरिट गैदरिंग एरे स्थापित करने में मदद की। इस समय पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए ये हुआन ने हुआंग निवास के हथियार हॉल में रात बिताने का फैसला किया। पहले दिन की सैकड़ों आत्मा एकत्रित करने वाली संरचनाओं को छोड़कर ये हुआन ने 160 से अधिक आत्मा एकत्रित करने वाली संरचनाएं स्थापित की थीं। प्रति स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में 300 मिड ग्रेड क्रिस्टल की गणना के आधार पर उन्होंने 50,000 मिड ग्रेड क्रिस्टल अर्जित किए थे। वह ट्रू प्रोफाउंड दायरे के शिखर तक पहुंचने की जल्दी में नहीं था, इसलिए वह इनमें से अधिकांश स्पार को अवशोषित कर लेगा और शेष कुछ हजार मध्य श्रेणी स्पार को बाद में उपयोग के लिए उपयोग करेगा। हुआंग रेजिडेंस के वेपन हॉल में रात बिताने के बाद वह और जियांग यू अगले दिन वापस हेल रेजिडेंस चले गए। इस बार आखिरकार उन्होंने सोंग सुईजिंग को देखा। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, सोंग सुईजिंग ने आंगन में गुस्से से कहा, तुम कमीने, मैं तैयार नहीं था और 2 दिनों तक छिपा रहा। क्या तुम्हें मेरा कमरा वैसा ही बनाना था? ये हुआन ने ये सुना और थोड़ा भ्रमित हो गया। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं आपके कमरे में कब दाखिल हुआ? जब सोंग सुईजिंग आसपास नहीं था। हालांकि वह अंदर नहीं गया तो उसे एहसास हुआ कि सोंग सुईजिंग कमरे में नहीं था। वह सोंग सुईजिंग के कमरे में बिल्कुल भी नहीं घुसा। कमीने, तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत और कौन करेगा? अंदर जाओ और अपने लिए देखो। सोंग सुईजिंग को इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा लाल हो गया। ये हुआन आश्चर्यचकित होकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया और सोंग सुईजिंग का दरवाजा खोल दिया। अब आखिरकार उसे समझ आ गया कि सोंग सुईजिंग इतना क्रोधित क्यों था। उसने देखा कि उसके कमरे में एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो बरकरार हो। बिस्तर, बुकशेल्फ, डेस्क, फूलदान और यहाँ तक कि पीछे की वेंटिलेशन खिड़की सभी टुकड़ों में टूट गईं। इतना ही नहीं, फर्श पर आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने वाली सरणी की नींव भी नष्ट हो गई। देखो, सब कुछ नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। सोंग सुईजिंग अपने कमरे के दरवाजे तक चली गई। जब उसने फिर से अंदर की दयनीय स्थिति देखी तो वह रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस समय वह ये हुआन से मौत तक नफरत करती थी। उसने सोचा कि ये हुआन एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति था और आज बाहर जाने के लिए तैयार था। ये हुआन ने अपना सिर घुमाया और सोंग सुईजिंग की आंखों के कोने में आंसू देखे। वह लगभग मौत से डर गया था। उसने जल्दी से कहा, क्या ये सिर्फ एक कमरा और एक सरनी नींव नहीं है? यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा क्या मैं, ये हुआन, उस तरह का व्यक्ति दिखता हूं जो परेशानी पैदा करने के अवसर का फायदा उठाएगा? वह भी मजबूर था। पहले राजवंश युद्ध के दौरान सोंग सुईजिंग अपनी हथेली से टकराने के बाद भी डटे रह सकते थे। अब वह इतनी छोटी सी बात के कारण रो रही थी। उसका दिल बहुत कमजोर था। हालांकि वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जाने नहीं देगा जिसने उसे सोंग सुईजिंग द्वारा गलत समझा था। यदि यह आप नहीं होते तो यह और कौन हो सकता था? सोंग सुईजिंग की आंखें लाल थीं। तुम्हें क्या लगता है मुझसे किसे शिकायत है? ये हुआन ने धीरे से कहा। ये सुनकर सोंग सुईजिंग पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसने कहा, तांगतियान। ये हुआन ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह वही होना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि यह वह न हो जिसने इसे व्यक्तिगत रूप से किया हो। ये सचमुच आप नहीं थे? सोंग सुईजिंग ने फिर पूछा। हालांकि उसे लगा कि तांगतियान को संदेह है, लेकिन उसे लगा कि तांगतियान में ऐसी हिम्मत नहीं होगी। अगर तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे कमरे में जाओ और देखो, ये हुआन ने उत्तर दिया। सोंग सुईजिंग आश्चर्यचकित होकर आगे बढ़ा, फिर धक्का देकर दरवाजा खोला। उसे एहसास हुआ कि ये हुआन का कमरा भी अस्त व्यस्त था और दीवार पर लाल रंग का खून का शब्द था। मृत। यदि केवल कमरा ही नष्ट हुआ होता तो सोंग सुईजिंग को अभी भी ये हुआन पर संदेह हो सकता था। हालांकि इस खूनी शब्द ने सोंग सुईजिंग के संदेह को गायब कर दिया। तांगतियान, ये निश्चित रूप से तांगतियान द्वारा किया गया था। उसके बाद सोंग सुईजिंग अपने दरवाजे पर लौट आए और पूछा, आप वापस नहीं गए तो आपको कैसे पता चला कि आपका कमरा वही था? ये हुआन अभी अभी सोंग सुईजिंग के कमरे से बाहर निकला और हंसा। हम दोनों कल यहाँ नहीं थे, इसलिए वह केवल आपके कमरे में गड़बड़ी नहीं कर सकता था। तांगतियान मुझसे नफरत करता है और तुम बस वहां से गुजर रहे थे। ठीक है, मैंने आपका कमरा साफ कर दिया है और एक नया सरणी आधार बनाया है। आप इसे स्वयं पुनः सजा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, सोंग सुईजिंग ने अपने आंसू पोंछे और शर्मिंदा होकर कहा। ये ठीक है, समय आने पर मैं तांगतियान का ख्याल रखूंगा। दूसरी ओर, आप इन 2 दिनों में कहाँ थे? तुम्हें मुझसे इस तरह छिपना नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ एक चुंबन है, मैं इसे अब तुम्हें लौटा दूंगा। सोंग सुईजिंग ने खर्राटे लिए और जल्दी से ये हुआन के चेहरे पर चोंच मार दी, जैसे कोई मुर्गी चावल खा रही हो। ये हुआन भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोंग सुईजिंग वास्तव में उसे चूमेगा। वह बिल्कुल तैयार नहीं था। जब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो सोंग सुईजिंग ने पहले ही उसे चूमना समाप्त कर दिया था और उसे एक हवा का झोंका महसूस हुआ। सचमुच क्या नुकसान हुआ? बड़ा। अध्याय का अंत।